यस एवरीवन, वी आर बैक। हम लोग आज एक नया टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सिविल प्रोसीड्यूर कोड। तो आप अपने इंस्टीट्यूट के ज्यूरिस्प्रूडेंस मैट को खोल लीजिए, मेरे मैट को खोल लीजिए, ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। मैं अभी बेस एक इंस्टीट्यूट के मैट को यूज करते हुए चल रहा हूं। शायद चैप्टर 8 में दिया हुआ रहता है पहले इंस्टीट्यूट के मैट में, मेरे मैट में चैप्टर 1 या 8 जो भी हो। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स टाइम, अपने अपने किताबों पर आ जाइए। ये चैप्टर से मिनिमम 6 मार्क्स आता है एवरी टर्म। सर 6 ही मार्क्स का है, छोड़ देता हूं। हर ही चैप्टर 5 मार्क्स का। अगर आप देखोगे 17-18 चैप्टर्स हैं, सभी 6 मार्क्स के और वैसे वाले हैं। अब थोड़े दिन बाद आर्बिट्रेशन एक्ट करवाऊंगा, वो 5 से 8 मार्क्स का आ जाता है कई बार। एंड इट्स वेरी इजी। एक चीज वापस आपको गुड न्यूज दे दूं, कंपनी लॉ बहुत डिफिकल्ट है। कंपनी लॉ 140-50 मार्क्स का है। रॉन्ग सर, 100 का है। सेटिंग अप सुनियो, पेपर 3 वो पूरा कंपनी लॉ है। तो कई लोग मेरे को पूछते हैं सेटिंग अप कब होगा, पेपर नंबर जो भी है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज इनडायरेक्टली चल रहा था, इनडायरेक्टली। So if you do company law, automatically that paper is also taken care of. पर अभी लास्ट 7-8 दिन से हम लोग कैलकाटा में ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप कर रहे थे। इन सम बैचेस आई हैव डन 2 डिफिकल्ट चैप्टर्स। वो दोनों डिफिकल्ट माने जाते हैं चैप्टर्स, वो मेरे बिना आपको कोई नहीं समझा सकता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स यूट्यूब में मैंने पब्लिक किया कुछ दिन पहले, उसके 2 क्लास, एंड जनरल क्लॉज, दे आर वेरी डिफिकल्ट। उसमें इनोवेटिव एग्जाम्पल्स यूज करने पड़ते हैं। ये वाला चैप्टर ईजी है, इंटरेस्टिंग है, बट लेंदी है। 2 क्लास लगेगा, आज शायद कंप्लीट नहीं हो सके। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने टाइम दे दिया इधर उधर की बात करके। हम लोग जब क्लास करेंगे, एक चीज बता दूं, मैं क्वेश्चन आंसर कई बार बोलता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्यू लिखते हो उसके आसपास, क्यू। दोज आर इंडायरेक्टली पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। ओके, तो इस पे ज्यादातर इन सालों में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। पहले सालों में क्या होता था, इस पर केस स्टडीज आते थे। पर मैं आपको क्या करवाऊंगा, दोनों करवाऊंगा, बिकॉज दे चेंज द पैटर्न एवरी टाइम एंड देन वी से दैट इज द न्यू पैटर्न। तो क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगा, केस स्टडीज भी करवाऊंगा। एंड एक चीज बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, आई टेल इन एवरी वीडियो, यूज डिफरेंट टाइप ऑफ कलर पेन्स, क्योंकि आज तो बहुत दरकार पड़ने वाला है। शुरू करता हूं। एंड एक और गुड न्यूज, ये जो जैसे इंस्टीट्यूट मैट में ना कई बार ये सब दिया हुआ रहता है, ये अपने आप में सारे क्वेश्चंस हैं। These are questions जहां से पेपर्स फ्रेम होते हैं। आइए, 1-2 लाइन मेरे मैट में शायद नहीं भी हो पुराने एडिशंस में, मतलब बस अगर मेरे साथ साथ पढ़ के दिखा रहा हूं आपको। द सिविल प्रोसीड्यूर कोड। सर ये क्या चीज है, व्हाट इज द सिविल प्रोसीड्यूर कोड? सिविल प्रोसीड्यूर कोड, तुमने कभी नाम सुना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? Have you heard about this name? Tell me. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप अपने केस के लिए कंपनसेशन मांगते हैं कई बार। Have you heard the name सेल ऑफ गुड्स एक्ट? Have you heard the name इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? Have you heard the name नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट? कॉलेज एग्जाम्स के लिए सब सिलेबस में रहता है ना। तो वो क्या है, ये सारे एक्ट जो है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, एनआई एक्ट, यहां पर राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज अच्छे से डिटरमिन्ड होता है। यानी इन एक्ट्स में ना राइट्स दिया हुआ रहता है कि ये फाइनली जस्ट शुरू है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पार्टीज के राइट्स ये हैं, पार्टनरशिप में पार्टनर का राइट ये है, सब लिखा रहता है। पर उन राइट को आप प्राप्त कैसे करोगे, केस जब फाइल करोगे? सूट वर्ड सुना है कभी? SUIT, अरे शादी ब्याह का सूट नहीं, सूट जो आप फाइल करोगे पार्टी के अगेंस्ट में, हाउ विल यू फाइल द सूट? क्या होगा हियरिंग में, कैसे अपने पॉइंट्स को आप पेश करोगे? ये है प्रोसीड्यूरल राइट्स। प्रोसीड्यूर के बारे में जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? अपने राइट्स को पाने के लिए जो प्रोसीड्यूर है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है सिविल प्रोसीड्यूर कोड। और वो जो लॉज आपने नाम सुने थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, एनआई एक्ट, वो हमें सब्सटैंटिव राइट्स देते हैं। सब्सटैंटिव राइट्स मतलब हमारे राइट्स पूरे डिटेल में, कि राइट्स ऑफ सेलर ये है, राइट्स ऑफ बायर ये है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। कभी सुना है सब नाम आपने? और ये जो आज हम पढ़ रहे हैं सिविल प्रोसीड्यूर कोड, ये हमें प्रोसीड्यूर बताएगा सिविल कोर्ट और के सामने। आपको पता है भारत में एक क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड बोल के भी चीज है भारत में, CRPC, इंडियन पिनल कोड, नाम सुना है?
वो क्रिमिनल मैटर्स से रिलेटेड है। हम और आप आज क्या पढ़ रहे हैं? वी आर रीडिंग सिविल प्रोसीड्यूर कोड। तो रीड द फर्स्ट लाइन एवरीवन, मार्क किया मैंने। कोर्ट्स ऑफ सिविल जुरिस्डिक्शन। अब जब हम आपको माल सप्लाई करने वाले थे, नहीं किए, तो ये कोई क्राइम कर दिया क्या हम? ये मैटर क्या क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा? नहीं, ये मैटर कोर्ट ऑफ सिविल जुरिस्डिक्शन में जाएगा, चैप्टर 8 इन आईसीएसआई मैट। ओके, तो अगर कभी जनरल लॉ और स्पेशल लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ये चीज हम लोग पहले भी सुने हैं, तो कौन सा लॉ जीतता है? स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर दी जनरल लॉ। ये हम लोग नया बात नहीं सुन रहे हैं। तो हमारा जो सिविल प्रोसीड्यूर कोड है, ये एक जनरल लॉ है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अधिकारों को पाने में भी हेल्प करेगा। एनआई एक्ट में कुछ आपके संग गलत हुआ है, उसको भी पाने में हेल्प करेगा प्रोसीड्यूरल मैटर के लिए। वो सब लॉ क्या है? स्पेशल लॉज है। एनआई एक्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रॉमिसरी नोट, ये सब मैटर्स को डील करता है। सुने हो कभी नाम बिल ऑफ एक्सचेंज? तो ये हमारा सिविल प्रोसीड्यूर कोड एक जनरल लॉ है। तो शुरू के 5 मिनट हमेशा बोरिंग होते हैं, बिकॉज ये भी थोड़ा लीपा पोती चल रहा है, हाउ द चैप्टर हैज स्टार्टेड। आफ्टर 5 मिनट्स यू विल एंजॉय। द कोड इज द जनरल लॉ। अगर कोई की बुक में ये नहीं है तो आप बोर्ड से रीड कर लो। इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कोड एंड द स्पेशल लॉ, द लैटर विल प्रिवेल। लैटर मतलब स्पेशल लॉ विल प्रिवेल। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएगा, दिस इज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन। एक चीज बताओ, भारत में एक प्रॉब्लम था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। समझ में आ रहा है आपको? बहुत सारे चीजों के लिए हमें बहुत टाइम लगता था इंडिया में। आवर कोर्ट्स वर ऑलरेडी ओवरबर्डन। हमारे कोर्ट सारे क्या थे? ओवरबर्डन थे। तो 2015 में ये कहावत है ना कि सारे बिजनेस में हम चाहते हैं इजीली बिजनेस हो, जल्दी जल्दी केस की सुनवाई हो। तो विद द करंट फोकस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉन्ट्रैक्ट्स को हम इंप्लीमेंट करें, जो बोला गया है, गवर्नमेंट एक कॉन्सेप्ट लेके आया, कमर्शियल कोर्ट्स, कमर्शियल डिवीजन एंड कमर्शियल एपिलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट्स एक्ट 2015, शॉर्ट में बोलते हैं कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015। दिस इज समथिंग न्यू। ऐसे लिखो, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। ये सीएसईटी के में भी था, एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर के अंदर, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015। कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 कुछ नया हुआ है हमारे देश में, जिसका इंपैक्ट इस चैप्टर में भी आएगा। मैं पढ़ाऊंगा आपको, अभी तक इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं। आई हैवंट टॉट एनीथिंग इफ समवन इज लेट। मैंने एक सिंपल सा बात बताया था, सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स के लिए वी हैव सीआरपीसी एंड इंडियन पीनल कोड, एंड सिविल मैटर्स के लिए सिविल प्रोसीड्यूर कोड। व्हाट इज सिविल मैटर? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मैटर, उसमें प्रोसीड्यूर कैसे आप लगाओगे अपने राइट्स को लेने के लिए, दैट इज गिवन इन सिविल प्रोसीड्यूर कोड, CODE। सर कोड और एक्ट में क्या फर्क होता है? कोड बहुत सारे एक्ट्स को कंबाइन करके एक और कंसोलिडेटेड सब्जेक्ट मैटर बनता है। ओके, और कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 में आया, जिसके कारण हमारे सीपीसी में भी कई अमेंडमेंट्स आए हैं। अब व्हाट इज कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लास्ट में यहां शॉर्ट नोट दिया हुआ है। तो इफ समवन इज लेट, सबके नोट्स में ऐसा है, अगर नहीं है तो मैंने दिखा दिया। और सिविल प्रोसीड्यूर कोड एक जनरल लॉ है, इट इज नॉट अ स्पेशल लॉ। हटा दो, चेक कर लीजिए। बाद में मैं ये मार्क्ड वाली किताब भी आपको दे दूंगा, जिनके पास बुक नहीं है, इजी रहेगा पढ़ने के लिए। अब ये सब एक गंदा इंट्रोडक्शन है, आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट। यहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कितने सेक्शंस हैं, यहां पर एक शेड्यूल है, और शेड्यूल में ऑर्डर नंबर लिखा रहता है। जैसे सेक्शन नंबर होता है ना, यहां पे ऑर्डर नंबर दिस ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर कोड, ऑर्डर नंबर दिस ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर कोड। दिस इज जस्ट रीडिंग कैटेगरी। और गंदे एमसीक्यू अगर आ जाए, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन सिविल प्रोसीड्यूर कोड, तो फालतू आंसर लिख देना 158 सेक्शन। लाइफ में यही बस कमी था, ये इन लोग ने पूरा कर दी।
तो ये दो पार्ट्स हैं हमारे एक्ट के। अब शुरू होता है आज का क्लास। कुछ कॉपी मत करना मेरे से बिना पूछे, मैं समझाऊंगा। कोई भी सूट हम लोग फाइल करते हैं, जिसको आप लोग नाम जानते हो प्लेंट, PLAINT। सूट वर्ड सबने सुना था, ही फाइल्ड द सूट, ये वर्ड सुने हो? इसका और एक पेंट नहीं, प्लेंट। सूट कोई भी वर्ड हम लोग फाइल करते हैं, सिविल सूट, या और एक वर्ड क्या है? प्लेंट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम चेक दिया है आपको, डिसऑनर हो गया ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ट्रिगर हुआ, आपको गुस्सा आएगा। आपका राइट था चेक का पेमेंट पाने का, वो डिसऑनर कर दिया, सामने वाले पार्टी ने डिसऑनर कर दिया ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। आप सूट फाइल कर सकते हो, हाँ, यस और नो। उसमें आप लिखोगे दिस वॉज माई राइट, दिस राइट हैज बीन इन्फ्रिंज्ड। इन्फ्रिंज मतलब कि वायलेशन हुआ, मेरा राइट छीन लिया गया। कोई भी सूट आप फाइल करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन। तुम सूट में कुछ लिखेगा ना, मेरे को ये रिलीफ चाहिए, एक रिलीफ समझते हो आदमी क्यों सूट फाइल करता है? सर कर दिया ऐसे, पगले हो। सूट में तुम्हारा कॉज ऑफ एक्शन, किस आधार पर डिसीजन तुम्हारे फेवर में जाए, तुमको उसमें अपना व्यू लिखना पड़ता है। ये मेरे राइट्स थे, इन्होंने मेरा पेमेंट नहीं दिया, NI एक्ट में भी ऐसा लिखा हुआ है, मुझे अपना पेमेंट चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? फैक्ट्स विच आर एसेंशियल, जो नेसेसरी फैक्ट्स है, एसेंशियल टू प्रूव सो दैट जजमेंट इज इन हिज फेवर। सारा अंडरलाइन मत करना, मैंने आपको एक टेक्निक सिखाया था, की वर्ड्स पे मार्क्स होते हैं। फैक्ट्स विच आर इसेंशियल, यानी इसेंशियल फैक्ट्स जो प्लेंटिफ को लिखना पड़ता है। अगर आपको याद हो, आप CACT पास किए, सपोज मैं बोलता हूं केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, केदारनाथ जो केस फाइल करता है उसको बोलते हैं हम लोग प्लेंटिफ, और डिफेंडेंट कौन होता है? जो किसके अगेंस्ट में केस फाइल किया जाता है। सो कॉज ऑफ एक्शन का मतलब है इसेंशियल फैक्ट्स। बोलो मेरे साथ साथ, दीज आर इसेंशियल फैक्ट्स विच विल सपोर्ट हिज सूट एंड जजमेंट माइट बी इन हिज फेवर। Those are essential facts. And all essential facts which establishes his rights, constituting the rights and its infringement. वही चीज बार बार घुमा के लिख रहा है। तो इजी लाइन में आप क्या लिख सकते थे? Essential facts which establishes his rights and the rights have been infringed. तुम केस क्यों किए हो? सर वो मेरे को पेमेंट कर दिया, फिर भी हम केस करना चाह रहे हैं। मतलब क्यों? सर कोर्ट देखना था हमको। पागल खाना दिखला देगा आपको। आदमी केस क्यों करता है? जब किसी के साथ कुछ गलत हो तब ना। तो याद रखिएगा, अगर वन लाइनर कोई बोले व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन, इतना 4 लाइन भी पढ़ने का मन बाई चांस कम हो तो एक लाइन तो बोल ही देना। क्या बोल दोगे आप? एसेंशियल फैक्ट्स मेंशनिंग द राइट्स, इजी लैंग्वेज दे दिया हूं, and its infringement to support the plaintiff's rights, जो जजमेंट प्लेंटिफ के फेवर में जाएगा ऐसा होने से। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हो सकता है कोई की बुक में मैं इजी लैंग्वेज लिख के दिया हूं, कोई टेंशन नहीं है। दीज आर इसेंशियल फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, और हर सूट में कॉज ऑफ एक्शन मेंशन होना चाहिए। इज इट ओके? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे हम लोग, डिक्री पर। पहले डिक्री एक शब्द आ रहा है, घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना। कुछ कोई लिखेगा नहीं मेरे से बिना पूछे, ये मेरे लिखे हुए नोट्स है, मैं पढ़ाऊंगा फिर लिखाऊंगा। डोंट स्टार्ट कॉपिंग इट रैंडमली नाउ। डिक्री, जजमेंट, दिख रहे हैं शब्द सब 2-2 मार्क्स के। फिर थोड़ी देर बाद आएगा ऑर्डर। बोलो हाँ या ना? ऑर्डर है, मेरे बुक्स में भी अब मिलने लगेगा सब चीज आपको। डिक्री, जजमेंट, ऑर्डर है। 1-2 पेज बाद टिक कर लो ऑर्डर वर्ड को सिर्फ एक बार, ORDER चेक करिए।
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिक्री, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर? ध्यान से सुनना जो हम बोलने जा रहा है, एग्जाम्पल सुनना तो जल्दी याद होगा। एक सेकंड में देखता हूं, मेरे पास कुछ एग्जाम्पल बने हुए थे पहले तो। जाना मत, यहीं हूं मैं भी। चलिए अब मेरे आंसर्स को सुनिए, बेटर है, वरना आप शब्दों में उलझ जाएंगे। नाउ व्हाट इज अ डिक्री? पहले हिंदी में सुनो। दो भाई लोग को बुलाते हैं, एग्जाम्पल समझ में आएगा। दोनों आओ, दोनों आओ, स्टेज पर आओ, जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ, प्लीज कम। दिख रहे हैं दो भाई लोग, और एक का है। ओ वाह, ठीक है, तुम लोग यहीं रहो। विजिबल यहां ऐसे रहना, बस ऐसे ही रहना। ओके, ये ओनर है, नहीं ये काला है ना, काला काला टी शर्ट, काला मन, ठीक है। ये है ओनर, तुम लैंडलॉर्ड हो, मतलब तुम भाड़े पर अपना प्रॉपर्टी किसको दियो? अक्षत को। अक्षत को। अक्षत को दिया। तो अक्षत कौन है? डैश है, मतलब टेनेंट। टेनेंट तुम कौन है? माइक पे अपना संबोधन करिए। टेनेंट है। हम ओनर है। ओके, तो ओनर ने, लैंडलॉर्ड ने टेनेंट पर केस फाइल कर दिया, ठीक है। क्या ग्राउंड पर सूट फाइल किया है? सुनिए, ये मेरे को रेंट नहीं दे रहा है, कॉज ऑफ एक्शन लिखेगा। ये मेरे को क्या नहीं दे रहा है? रेंट नहीं दे रहा है, 3 साल से रेंट नहीं दे रहा है, हमको अब अपना पोजेशन चाहिए। लोग यही तो करते हैं, जब रेंट आप नहीं देते हैं तो घर खाली करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? बताइए। ये रेंट नहीं दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है? बोलो। रेंट नहीं दे रहे। हंस के बोल रहे हो। रेंट नहीं दे रहे। और रेंट नहीं दे रहा है, इसको क्या चाहिए? तुमको क्या चाहिए? हमको वो पोजेशन भी चाहिए, दूसरा लोग जन को भाड़ा पर देगा, और क्या बोल दिया? रेंट भी चाहिए। 3 साल से जो मेरा घर कब्जा करके बैठा है, जाओ, मैं कोर्ट हूं, मैं सुनूंगा, मैं सोचूंगा क्या करना है। नाउ ये कॉज ऑफ एक्शन में लिखा था, आई एम दी ओनर, अपना राइट बताया था, ओनरशिप मेरा है, टाइटल मेरा है, पोजेशन दे नहीं रहा है, और क्या दे रहा है? रेंट भी नहीं दे रहा है। हम कौन है? कोर्ट। ओके, सिविल कोर्ट। मैंने सुना केस को, और एक मेरी तरफ से अभी कागज इसके घर में आया, उसमें लिखा हुआ है, ओनर के घर में कागज आया, उसके पास भी गई कागज, उसमें क्या लिखा हुआ है पता है? नाउ पर मंथ टेनेंट हैज टू पे द रेंट, उसको रेंट देना ही पड़ेगा। कोर्ट की तरफ से क्या आ गया? एक ठो डिसीजन, रेंट देना ही पड़ेगा आपको। एक बार का रेंट का अमाउंट का डिसीजन अभी आ गया है। अब ये अपने वकील को बोला, अरे पोजेशन भी तो चाहिए था, पोजेशन दिलवाइए, ज्यादा में भाड़ा देंगे। अब वकील बोला, सुनिए, एक बार का प्रेलिमिनरी डिक्री आ गया है, प्रेलिमिनरी डिक्री, कि आपको रेंट मिलने लग जाएगा। अब फाइनल डिक्री आना बचा हुआ है, पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी आपको मिलेगी लास्ट में, हो सकता है, और सपोज आ भी गया। अंडरस्टूड? सो व्हाट इज अ डिक्री? थोड़ा थोड़ा आइडिया पता चलने लगा। अभी शब्दों में मत जाना कि डिक्री में कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड, कोर्ट का जो कोर्स होता है जज बनने के लिए, ऐसे हम जज बन जाएं क्या? उन लोग को सिखाया जाता है हाउ एविडेंसेस आर एनालाइज, हाउ फैक्ट्स आर एनालाइज। तो जुडिशियल माइंड अप्लाई करके कोर्ट ने एक फॉर्मली रिटन अपना कुछ रेडी किया है, साइन किया है, सील किया, एक फॉर्मेट होता है। ऐसे मुंह से कोर्ट बोल दिया वो डिक्री नहीं है, डिक्री पूरा रिटन होगा, साइंड होगा, एक फॉर्मल तरीके से एक्सप्रेस करेगा कोर्ट कोई चीज को। जब सूट फाइल किया जाता है, यानी डिक्री तो तभी आएगा अगर तुम सूट फाइल किए हो, तब कोर्ट एडजुडिकेट करेगा, मतलब डिसाइड करेगा जुडिशियली, एक फॉर्मल
एक्सप्रेशन विथ पॉइंट्स रिटन साइन सील्ड करेगा, और जो जो मैटर्स कंट्रोवर्सी में थे पार्टीज के बीच में, इन दोनों के बीच में जो जो मैटर्स डिस्प्यूटेड थे, कोर्ट उन मैटर्स को पूरा कंक्लूसिवली डिटर्मिन कर देगा। आप समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? 2 बार आया डिक्री, सर समझ गए, हर बार ऐसे ही होगा ना, पहले एक प्रेलिमिनरी डिक्री आएगा फिर फाइनल? नहीं हो सकता है कोर्ट की तरफ से एक ही डिसीजन आता जिसमें सब चीज लिख देता। क्या लिख देता? पोजेशन दो इसको वापस, और ये जो 3 साल से तुम रेंट इसका दिए नहीं थे, हाथ आ चुका हो इतना टाइम के अंदर। और कई बार क्या होता है, पहले प्रेलिमिनरी आता है फिर फाइनल आता है। सर प्रेलिमिनरी डिक्री होता क्या है? पहले तो डिक्री क्या है? डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट्स डिसीजन। कोर्ट का डिसीजन को फॉर्मली कोर्ट एक फॉर्मेट में एक्सप्रेस करता है, विच कंक्लूसिवली डिटर्मिन्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज। घर में भी ऐसे ही पढ़ना, तुम तो बॉडी भी बना सकते हो, विच कंक्लूसिवली डिटर्मिन्स। इससे क्या होता है, सब फालतू पंथी से याद होता है। राइट्स ऑफ द पार्टीज आर किरण नहीं, कंक्लूसिवली डिटर्मिन्स, मतलब कोर्ट हवा में नहीं बात करेगा कि अच्छा प्रॉपर्टी दे दीजिए, शायद यही ओनर है, ही इज द ओनर, गिव हिम द प्रॉपर्टी बैक, ही वांट्स इट बैक। कंक्लूसिवली मतलब पूरा आपका झमेला सल्टा दिया है कोर्ट। सर मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कोर्ट का जज ये आ गया डिसीजन, सर अपील नहीं होगा ना अब इसके खिलाफ, क्योंकि डिसाइड हो गया। अपील होता है। अपील वर्ड सुनियो लाइफ में, हायर बॉडी को जाकर आप फिर से रोते हैं, हमारा कुछ कुछ पॉइंट्स एविडेंस हियरिंग में सुनिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसका हम बाद में पढ़ाऊंगा, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं। डिक्री क्या है? डी फॉर डिक्री, डी फॉर डिसीजन। डिक्री इज कोर्ट्स डिसीजन which is formally given in a structured format. It conclusively determines the rights of the parties in dispute in a suit. अब हम मार्किंग दिखाएगा, हम बाहर कोई से मिलके आएगा, जब तक तुम लोग मार्किंग देखेगा। रुक जाओ, अभी रुक जाओ। देखो दिख रहा है क्या? देखो हाँ है ना बोलो। और ये पूरा राइट्स डिटरमिन करता है, प्रोसीड्यूरल राइट्स नहीं। मतलब कोर्ट बोल देता है ये फाइनल राइट्स है, ऐसा करिए तब ओनरशिप डिसाइड होगा, वो डिक्री नहीं है, वो तो फिर कुछ और होगा, भी बताता हूं। देखो फिर अगले पेज में आऊंगा। सूट में भी प्रेलिमिनरी और फाइनल। ओके चलो एक काम करो, तुम डिक्री के मार्किंग्स लो और थोड़े से जजमेंट के भी ले लेना, मैं समझाया नहीं हूं अभी तक। आई विल बी बैक इन 2 minutes। स्टार्ट डूइंग इट। फिर अगला पेज, कोई पेज टर्न कर लेगा इसके बाद वाला पेज जाके एक बार आईपैड में, ताकि थोड़ा वो मार्किंग का काम हो जाए। ये आप मेरे बुक में भी है, यू कैन मार्क इन माई बुक ऑल्सो। हो रहा है? जल्दी समझ के लिख रहे हो ना? याद भी हो रहा है? क क क क क क क क ऐसे एक्टिंग करके पढ़ना। क क क क क किरण नहीं, कंक्लूसिवली मतलब पूरा फाइनली और एवरीथिंग सेटल्ड।
और ये याद करके ना कॉपी में पॉइंट्स लिखने चाहिए हाथों हाथ, याद करके। वो देख के लिखने वाला पढ़ाई मेरे को पसंद नहीं है। साथ साथ में चैप्टर्स याद करते रहो ताकि बाद में एफर्ट कम हो जाए। एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस इज स्कोरिंग इजियर देन कंपनी लॉ। कंपनी लॉ तुम लोग अच्छा लगता है अलग बात है, ह्यूज ओशन है, ओशन। यहां पे लिमिटेड पढ़ाई, फुल मार्क्स। सिलेक्टिव नहीं बोला, लिमिटेड है सिलेबस। मैं हटा चुका हूं, अगर आप नहीं लिख पाए तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। मैं सारे चीजें हटा चुका हूं, मैंने बहुत टाइम दिया आप लोगों को। हटा दूं? इन द सूट इट मे बी आइदर प्रिलिमिनरी, इंक अलग लगाना प्रिलिमिनरी पे, इट मे बी फाइनल। और मैंने प्रिलिमिनरी और फाइनल का एक एग्जाम्पल दिया था ना अभी आपको, वो एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट की मैट में भी लिखा हुआ है, पढ़ के देखिए। In a matter of suit of possession of an agricultural land, A approaches the court along with evidence of title and claim of mean profit बोलते हैं कई लोग mesne profits over the same। ये क्या चीज है मैं समझाता हूं। मैंने लैंडलॉर्ड टेनेंट का दिया था, उसी का एक वेरिएंट इन्होंने यहां पर क्रिएट किया है। व्हाट इज हैपनिंग, आई विल एक्सप्लेन। कि यहां पर इन्होंने दूसरा एंगल दिखाया है, वो भी बताऊंगा। जैसे मैंने रेंट का एग्जाम्पल दिया था आपको क्लास में, वो भी इजी था कि, और ये इन्होंने बोल रहा है कि मेरा जमीन ये कब्जा करके बैठे हैं और जमीन से इतना प्रॉफिट्स वो कमाए हैं उस पीरियड में। तो प्रॉफिट्स के बारे में इंक्वायरी होगी और प्रॉफिट्स कुछ का वो सब होगा, ये प्रिलिमिनरी डिक्री है। और पोजेशन लास्ट में दे दिया जाएगा, जैसे लैंडलॉर्ड टेनेंट वाले केस में था, वो फाइनल डिक्री है। ओके, सो प्रिलिमिनरी डिक्री का मतलब ही क्या हो गया, दैट फर्दर प्रोसीडिंग्स आर लेफ्ट। पर जो पोर्शन डिसाइड हुआ है वो कंक्लूसिवली डिसाइड हुआ है। इज इट अंडरस्टैंडेबल? फाइनल डिक्री का मतलब क्या होता है, इट कंप्लीटली डिस्पोजेस ऑफ द सूट एंड नो अपील इज फाइल्ड अगेंस्ट इट। डिक्री के अगेंस्ट में अपील्स होते हैं? नहीं सर, जब अपील हो रहा है तो फाइनल डिटर्मिनेशन कैसे हुआ? एक बार का फाइनल था, आप हियरिंग के लिए जाएंगे हायर कोर्ट के पास और बोलेंगे कुछ और सबूत भी चाहिए। मीन प्रॉफिट बोलते हैं इसको, या मेसने प्रॉफिट, एज यू फील बेटर। आइए, तो एक बात बताओ मेरे को, डिक्री का डेफिनेशन पूरे बैच को पहले क्लियर हुआ? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर? पहले मैं ऑर्डर वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, तब डिक्री और समझ में आएगा। ऑर्डर क्या होता है पता है? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। वाह सर, ये तो वैसा डेफिनेशन है। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सुना है कभी? लाइन बहुत पॉपुलर लाइंस है। तो वैसे ही ऑर्डर के बारे में क्या लिखा हुआ है? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट। सर ये लाइंस तो वहां पे भी आया था, डिक्री में भी। हाँ सही बात है, देखो डिक्री में भी क्या था, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन। हाँ या ना बच्चों? एडजुडिकेशन मतलब जो डिसीजन ही तो होता है। एक पॉइंट दोनों में कॉमन है पर बाकी पॉइंट नहीं था। जैसे एक इधर देखो, मैथ्स सिखाओ, मैथ्स। डिक्री इज इक्वल टू FE प्लस कंक्लूसिवली डिटर्मिनिंग द राइट्स इन अ सूट, है ना? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द डिसीजन कंक्लूसिवली डिटर्मिन द राइट्स ऑफ द पार्टीज इन अ सूट। अगर मैथ्स के तरीके से आपको सीखना हो, एन ऑर्डर इज इक्वल टू फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन। बस वहां पे CR प्लस सूट वाला पॉइंट नहीं है। मेन 3 पॉइंट्स है जो आपके बुक्स में हम लोग 5 दिए हैं, मेन यही है। अच्छा लगा स्टाइल भी, जिसको इंग्लिश खराब है। डिक्री इज इक्वल टू फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ द कोर्ट which conclusively determines the rights, CR conclusively determines the rights of the parties in the suit. Order is the formal expression of the decision. सर है क्या वो बताइए मेरे को, अब दिखाता हूं आपको क्या है। I'll explain, wait. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, अनगिनत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मैंने एक सूट फाइल कर दिया आपके अगेंस्ट में। सर ये मेरा प्रॉपर्टी कब्जा करके बैठा है, मेरा प्रॉपर्टी है सर। कॉज ऑफ एक्शन, राइट। सर ये कब्जा करके बैठा है, अनऑथोराइज वे से मेरे प्रॉपर्टी का चाबी अभी रख के निकल नहीं रहा, खुद रह रहा है। हम इंडिया के बाहर गए हुए थे, इसको मेरा फ्रेंड था, रखने बोले थे, रहने बोले थे कुछ दिन एज ए केयर टेकर। अभी छोड़ ही नहीं रहा सर, बोलता है मेरा ही है, वो बोल रहा है उसका है। तो मेरा राइट क्या है? टाइटल के ऊपर है, मेरा प्रॉपर्टी है।
हम क्या चाहता है, अपना पोजेशन वापस चाहता है, हम डिक्री के लिए चाहता है कि डिक्री मेरे फेवर में आ जाए. नाउ व्हाट हैपेंड, केस तो लंबा चलेगा. फिर हम कोर्ट में ये भी लिख दिए थे उसी सूट में, सर ऊपर से मेरा प्रॉपर्टी में ना पिलर विलर का ऑल्ट्रेशन कर रहा है. पिलर समझते हो जब बिल्डिंग में, सर पिछले हफ्ता पास के पड़ोस लोग बोले थे बिल्डिंग पूरा हिलते हुए देखे ऐसे. भूकंप टर्की में आया था, यहां भी इन लोग का बिल्डिंग भी हिल गया था. सर ऐसे बोलने का बात है, कहने का मतलब है ये पिलर विलर हिलाओगे तो बिल्डिंग हिलेगा ही. सर ये पूरा डैमेज कर देगा बिल्डिंग को, कुछ करिए. तो कोर्ट एक ऑर्डर पास किया, ऑर्डर बोला, एक डिसीजन दिया, नो स्ट्रक्चरल चेंज इन द पिलर्स कैन बी डन टिल वी फाइनली डिसाइड हु इज द ओनर. कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होगा. ये ऑर्डर था. दैट व्हेन द सूट इज पेंडिंग टू प्रोटेक्ट द सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड, घर को लेकर झमेला है ना, तो सब्जेक्ट मैटर कहीं डैमेज नहीं हो जाए, उसके लिए एक ऑर्डर कोर्ट ने फॉर्मली एक्सप्रेस किया, सब्जेक्ट मैटर को डैमेज से रोकने के लिए. और हो सकता है लास्ट में कोर्ट आपके फेवर में डिसीजन दे दिया, आप ही मालिक है. सब पता कर लिया हम लोग, रजिस्ट्री के पेपर्स में भी आपने सबमिट किए थे, सब पेपर्स को देख के पता चल गया आप ही मालिक है, तो वो डिक्री हो गया. तो ये ऑर्डर है. सर ये ऑर्डर में क्या हुआ, ऑर्डर में कुछ डिटरमिन नहीं हुआ था. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जैसे प्रेलिमिनरी डिक्री और ऑर्डर को भी लोग एक बना देते हैं. प्रेलिमिनरी डिक्री में डिटरमिन हो गया था कि आपको रेंट देना है. ऑर्डर में अभी तक हम डिटरमिन नहीं किए ऑन मालिक असली, हम बस बोले हाँ एप्लीकेशन मिला है, डिसाइड करेंगे. पर सुनिए, एक बार आप रह रहे हैं ना उस घर में, कोई पिलर फिलर अभी कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा जब तक आप डिसाइड नहीं हो जाता. हम सिर्फ रुकवाए हैं, ऑर्डर पास किया गया है. डिड यू अंडरस्टैंड, ताकि सब्जेक्ट मैटर डैमेज हो जाए. अब और सुनो, तुम बोल रहे हो वो घर मेरा है, वो कब्जा करके बैठा है. आपको अगर विश्वास नहीं हो, उस घर के साउथ में देखिएगा, एक ठो हम चर्च भी बना रखे हैं घर के अंदर छोटा सा, उस चर्च के नीचे एक जमीन है, उसमें आप खुदाई कराइएगा, उसमें मेरे संदूक रखे हुए हैं, उस संदूक के अंदर मेरा पुरखों की कुछ याददाश्त की, मतलब याद की कुछ निशानियां हैं. तो कोर्ट को हेल्प मिल सकता है ना डिसाइड करने में मेरा है या नहीं है. तो कोर्ट एक ऑर्डर पास किया है, एक्सकेवेशन चालू करो, इस घर के सदर्न पार्ट में खुदाई चालू करो. अभी डिसाइड हुआ ओनर कौन है. डिसाइड करने के लिए, काम को आगे बढ़ाने के लिए हम ऑर्डर पास किए एक्सकेवेशन का. ये क्या है, ऑर्डर है, कोर्ट का ही डिसीजन आया है टू रेगुलेट माई सूट. इट इज अ डिसीजन, बट इट इज नॉट, याद करना होगा अभी तुमको, इट इज नॉट एनीवन इन द वीडियो, जो वीडियो में भी देख रहा है, इट इज नॉट कंक्लूसिवली डिटर्मिनिंग द राइट्स. इज इट ओके? बोलो, मजा आ रहा है? तो ऑर्डर किस किस टाइप के हो सकते हैं. ऑर्डर टू क्या बोला था एक वर्ड, एक्सकेवेट, ये राइट बोला ना, इंग्लिश में एक वर्ड होता है ना, वो क्या बोलते हैं, हाँ, एक्सकेवेट द ग्राउंड, या ऑर्डर टू स्टॉप द कंस्ट्रक्शन, है ना, कि बिल्डिंग में अभी डिसाइड नहीं हो रहा ओनर कौन है. तो ये सब क्या ऑर्डर्स हैं. इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन ऑफ द कोर्ट. बट और आगे मत लिखना, क्योंकि O is equal to Fe, but D is equal to Fe plus Cr plus सूट. सर केमिकल रिएक्शन लग रहा है क्या, जो भी समझो. Did you understand difference between decree and order? Both are decisions of the court. वापस बोलिए सर, दोनों ही कोर्ट के डिसीजन हैं, बट दोनों के नेचर अलग अलग है. इंटरेस्टिंग. सो ऑर्डर मतलब पता चला. सर और एक एग्जांपल दीजिए ना. सपोज हस्बैंड वाइफ का कोई झमेला हो गया, वाइफ डिवोर्स मांग रही है, ठीक है, उसमें लिख दी है, वो सूट फाइल की है, हमको पर मंथ 5 लाख रुपया भी चाहिए. हाँ, पर मंथ का. अमीर हस्बैंड वाइफ है, तो बच्चों खर्चा भी फिर ज्यादा होता है ना, बच्चे ट्यूशंस लेते हैं, उनको भी मैं रखूंगी. तो डिवोर्स में वो क्या लिखी है, हमको पर मंथ 5 लाख रुपए चाहिए, मेंटेनेंस या क्या बोलते हैं उसको. अब कोर्ट डिक्री देगा, दोनों का सुनेगा, हियरिंग होगी, प्रोसेस फॉलो होगा. बट हो सकता है बीच में कोई प्रेलिमिनरी डिक्री आ जाए. कैसी प्रेलिमिनरी डिक्री?
ठीक है, वो तो होता रहेगा डिवोर्स तो, पर एक बार हर महीने इतना पैसा देना शुरू करो, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेलिमिनरी। फाइनल डिक्री क्या आएगा? डिवोर्स्ड, और उसमें तो वापस लिख देंगे पर मंथ इतना देना चाहिए। ऑर्डर भी आ सकता है बीच में। कैसा? कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आएगा। कैसा ऑर्डर सर? कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आएगा, हस्बैंड को बोला जाएगा अपना लास्ट 5 साल का बैलेंस शीट सबमिट करो, ताकि हम तुम्हारा वो जो 5 लाख मांग रही है, हम देखते हैं तुम्हारा उतना औकात है या और ज्यादा का औकात है, कम का औकात है। अब समझ में आया? और एक ही चीज में ऑर्डर भी आ सकता है कि अपने बैलेंस शीट सबमिट करो, हम तो असेसमेंट करेंगे। या कई बार कोई केस चलता है, सपोज वो प्रॉपर्टी वाला ही कब्जा कर लिया था ना, तो उसमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर, या कोई दूसरा केस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस, हमको ये सही माल नहीं दिया है, डायमंड वाले बिजनेस में बहुत होता है झमेला, दिखाया कोई और डायमंड था ग्रेड का, दिया कोई और डायमंड है, तो कोर्ट की तरफ से एक वो आया ऑर्डर, कोई विटनेस है तो उसको प्रस्तुत करिए, किसी के सामने डील हुआ था क्या? क्या ये प्रिलिमिनरी डिक्री है? नहीं। भाई एक ही चीज याद रखना, प्रिलिमिनरी डिक्री में राइट्स डिटरमिन हो जाते हैं। हम तो बोल रहे हैं हम तो डिटरमिन करना चाहते हैं धोखा हुआ है या नहीं हुआ है, कोई विटनेस है तो लाओ, कोई आपस में मेल एक्सचेंज हुआ है तो सबमिट करो मेरे को इतने तारीख के पहले, कोर्ट बोल रहे हैं। ये ऑर्डर है, तो ऑर्डर इज अगेन अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन। इससे फायदा क्या होता है? इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द कोर्ट प्रोसीड्यूर, केस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। वो ऑर्डर आएगा तो केस रेगुलेट होगा। इंटरेस्टिंग। अब मेरे एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया है सूट क्या होता है, वो तो आप जानते थे पहले से, प्लेंट, जिसमें आप कॉज ऑफ एक्शन लिखते हैं, दैट माय राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड, दीज आर द एसेंशियल फैक्ट्स आई वांट इन माय फेवर। देन यू हैव प्रिलिमिनरी डिक्री, कुछ मैटर्स डिटर्मिन हो गए कंक्लूसिवली, फर्दर अभी कुछ डिसीजन बाकी है, एंड ऑर्डर बीच में आया ना, विटनेस लाओ, पेपर सबमिट करो ताकि हम कैलकुलेशन चेक करें, माल का सैंपल दो, क्या सैंपल देने का बात हुआ था, क्या सैंपल दिया गया है, टेस्ट रिपोर्ट है क्या कोई लैब का, ये सैंपल दिया गया है, ये सब ऑर्डर्स है। वैसे हम और तुम रियल लाइफ में क्या बोलते हैं? कोर्ट का ऑर्डर आ गया रे, कोर्ट का ऑर्डर आ गया। पर आज बड़े हो गए हम लोग, डिक्री अलग चीज है, ऑर्डर अलग है, प्रिलिमिनरी डिक्री अलग है, फाइनल डिक्री अलग है, एंड इक्वेशन भी सिखा दिया ताकि वर्ड टू वर्ड आपका आंसर भी राइट हो जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या डिक्री के बाद अपील हो सकता है? हो सकता है। ऑर्डर के बाद अपील हो सकता है? आंसर नो। हाँ, ऑर्डर्स है ना यूजुअली अपीलेबल नहीं है, बहुत कम ऑर्डर्स अपीलेबल है, देखेंगे एक दिन। कुछ कुछ केस में ऑर्डर अपील हो सकता है। डिक्री में तो फर्स्ट अपील भी होगा, फिर अपील में जो डिसीजन आया, तुम बहुत ही डिससैटिस्फाइड आदमी हो, उससे भी तुम सहमत नहीं हो, सेकेंड अपील भी कर सकते हो, वो अलग क्लास है। पर ऑर्डर में तो पहला अपील भी मुश्किल से होता है। सर कहां लिखा हुआ है ये सब? दिखाते मेरा बुक में अगर आप जाओगे माई जूरिस्प्रूडेंस बुक से, दोनों को रखना पड़ता है इससे कभी कभी सामने। लुक एट दिस डिफरेंस, वेरी फेमस। आ जाओ। मेन डिफरेंस इन लोग लिखा नहीं मेरे बुक में भी, पहले डेफिनेशन लिखना चाहिए था दोनों का, उससे भी एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बताओ दोनों की डेफिनेशन से डिफरेंस क्यों क्रिएट होते हैं? हो सकता है नए एडिशन में लिखे हो, बताओ क्यों? बिकॉज डिक्री इज इक्वल टू FE प्लस CR फॉर द मैटर्स इन सूट conclusively determines the rights. Order is not a conclusive determination. मजेदार था? Decree is appealable, order is usually not appealable, only few orders are appealable. Second appeal होता है डिक्री में, यहां पे कोई सेकंड अपील नहीं होता, मेरे मुंह से निकला था। डिक्री में राइट्स डिटरमिन हो जाते हैं, ऑर्डर ओनली स्पेसिफाइज प्रोसीड्यूरल राइट्स, ये प्रस्तुत करो, वो करो, वैसा करो, दिस इज ऑर्डर। लिखो, पहले लिखो, फर्स्ट डिफरेंस डेफिनेशन बनेगा, फर्स्ट डिफरेंस विल बी डेफिनेशन। अच्छा, दोनों में कॉमन चीज है डिक्री और ऑर्डर में, कैन एनीवन टेल मी? दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है बताओ? बोथ आर कोर्ट्स डिसीजन, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन, जो प्रॉपर फॉर्मेट में होता है। स्टार्ट राइटिंग।
बोथ आर डिसीजंस ऑफ द कोर्ट. डिक्री भी कोर्ट का डिसीजन है, ऑर्डर भी कोर्ट का डिसीजन है. सर ये नंबर्स याद करने पड़ेंगे क्या? वो 104 ऑर्डर अभी नहीं, बाद में बताऊंगा. मतलब अभी उस पर फोकस मत करो. एक में प्रोसीड्यूरल राइट स्पेसिफाइड है, एक में सब्सटैंटिव राइट स्पेसिफाइड है. It specifies substantive rights, it specifies procedural rights. दोनों कोर्ट के डिसीजन एकदम सबको सॉलिड है इस चीज को लेकर. ऑर्डर का एग्जांपल क्या था? विटनेस लाइए, बैलेंस शीट सबमिट करिए, तो आपका थोड़ा सा दिखाते हैं कितना आपका होना चाहिए. सैंपल सबमिट करिए, तो क्या सैंपल दिया गया था? टेस्ट का कोई लैब रिपोर्ट है तो वो दीजिए. बोले थे कॉटन कपड़ा देंगे स्कूल वालों को, यूनिफॉर्म बोले थे आप, दिया गया पॉलिस्टर कपड़ा. कहां से टेस्ट हुआ है कि सैंपल पॉलिस्टर था या कॉटन? तो ये सब ऑर्डर्स होते हैं जो कोर्ट को चलाने में हेल्प करते हैं अपने लोग को डिसीजन देने में. हटा दूं? चलिए, वेरी गुड. रुकिए, कहां है हम लोग? अभी भी इधर ही है. जैसे कई बार तुमने कोई कोर्ट में गए अपना केस लेकर, और पता है हर कोर्ट का एक जुरिस्डिक्शन होता है, कौन से मैटर को ट्राई कर सकते हैं. तो कोर्ट ने बोला, तुम गए अपना कोई डिस्प्यूट लेके कोर्ट के पास, और कोर्ट बोला वी आर नॉट द करेक्ट कोर्ट, प्लीज टेक योर मैटर टू द करेक्ट कोर्ट. तो कोर्ट ने प्लेंट को रिटर्न कर दिया, प्रेजेंट करिए प्रॉपर कोर्ट को. तो कोर्ट का डिसीजन है, ये डिक्री नहीं हुआ. पर क्यों? तुम अपना सूट लेके गए कोर्ट में, कोर्ट बोले मेरा मैटर का कोर्ट नहीं, मेरे केस का, मेरे कोर्ट का केस नहीं है, उस कोर्ट में जाइए. तो दिस इज अगेन व्हाट? ऑर्डर. तो तुमको डिक्री और ऑर्डर का फर्क समझना जरूरी है. दोनों कोर्ट के डिसीजन है, पर देखो तुम हिंदी में पढ़कर क्या उस इंग्लिश में लिखे लाइन से पार्टीज के राइट्स, डिस्प्यूटेड राइट्स सेटल हो गए? तो जब सेटल नहीं होते हैं तो किसका रूप ले लेता है? ऑर्डर का. तो पता एक चीज, डिक्री के डेफिनेशन में लिखा था, डिक्री डज नॉट इंक्लूड those decisions, adjudication मतलब decisions from which appeal lies as an appeal from an order. मतलब कि बेसिकली ऑर्डर्स कवर्ड नहीं है. कोई ऐसे डिसीजंस जो कि वो ऑर्डर की तरह ट्रीट करके अपील हो जाए. मिला है लाइंस जहां पे आज हम लोग पढ़ रहे थे ना, डिक्री का डेफिनेशन, इंस्टीट्यूट मैट. डिक्री डज नॉट इंक्लूड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस. इसका मतलब क्या है? प्लेंटिफ ने केस फाइल किया और खुद ही हियरिंग के दिन नहीं आया, तो कोर्ट केस को क्या किया? डिसमिस कर दिया. डिसाइड किया क्या? तो ये डिक्री नहीं है. वर्ड पूरा कर देना, डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस. प्लेंटिफ ने केस फाइल किया और प्लेंटिफ खुद ही नहीं आया, तो कोर्ट में डिसमिस द केस. ओके, फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस. पक्का एवरीवन? सर और बताइए ना, डिक्री का केस जैसे डिसॉल्व करवाना चाहता है, अब लिखो मत, बहुत ऐसे 1000 एग्जांपल्स है, वो एलएलबी वाले लोग पढ़ते, मैं थोड़ा सा बता दी, मैं हद से आगे चला गया, पर अब इतना एग्जांपल सुनिए कि 2-3 तो याद रह ही जाएगा. पार्टनरशिप आप डिसॉल्व करवाना चाहते हैं, तो ये सूट में जब डिसीजन आएगा ये डिक्री का हो जाता है. कई बार कोर्ट ने डिसाइड किया आपका सूट डिसमिस्ड होगा, आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है बात करने का, ये डिसीजन हो गया है कि आपका क्लेम गलत था, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपका सूट डिसमिस हो रहा है, ये डिक्री है. तुमने फाइल किया इसके खिलाफ एक केस, कोर्ट हियरिंग में सुना और बोला योर क्लेम इज ऑफ नो यूज, आई एम डिसमिसिंग, नो एविडेंस टू सपोर्ट योर क्लेम. तो ये डिक्री है, मतलब आपका उसके खिलाफ कोई राइट, तो ये भी क्या माना जाता है? डिक्री. तुमको ओहो, कई लोग क्या सोच लिए थे, डिक्री मतलब प्लेंटिफ जीतेगा और उसका राइट्स मिलेगा. ना ना ना, डिसमिस हो गया. लिखो, इंटरेस्टिंग है, ये डिक्री का केस है. डिसीजन डिसमिसिंग अ सूट फॉर लैक ऑफ एविडेंस, इट्स अ डिक्री. डिक्री है. ऐसा अच्छा पेपर दे देगा, पता, चूज करने बोल देगा तो आप माथा खुजलाते रह जाओगे. हो क्या रहा है सर, ऐसा तो हम पढ़ के नहीं आया. डिसीजन डिसमिसिंग अ सूट फॉर वांट ऑफ एविडेंस, दिस इज अ डिक्री.
सो फाइनली डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिक्री, व्हाट इज ऑर्डर, और किस तरह आपको इक्वेट करके समझना है, चीजों को समझ में आने लगा एवरीवन? वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन कि अच्छा एक और, डिसमिसल ऑफ अपील, ये भी लिखो, ये भी डिक्री है. तुम कोई अपील करने गए और कोर्ट बोला टाइम ओवर हो गया अपील करने का. आप पढ़ोगे अपील करने के टाइम होते हैं, कई बार 30 डेज, कई बार 90 डेज, अलग अलग कोर्ट में. तो कोर्ट ने बोल दिया दिस अपील विल नॉट बी एंटरटेन, टाइम इज ओवर. दिस इज अगेन अ डिक्री. कोर्ट डिटरमिन कर दिया अब आपका राइट नहीं है, वेस्ट मत करिए टाइम. तो डिसमिसल ऑफ अपील. अपील में क्या होता है, अब हायर कोर्ट के पास जाते हैं, ऑन सम ग्राउंड्स हियरिंग होगा, एविडेंस आप नया लेके कुछ गए. डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड, दिस इज अ डिक्री. तो बहुत सारी चीजें हम लोग को समझना पड़ेगा. ये एक लाइन आया था, इसको काट देना, इसको लेके भावुक नहीं होना है. अगर कोई की बुक में नहीं है इट्स ओके, इंस्टीट्यूट मैट में था ये, वो हटा देना. ओके अब चलिए और एग्जाम्पल नहीं दूंगा, पर इधर आइए. अ डिक्री कम्स इन टू एग्जिस्टेंस, एक लाइन मिला, as soon as the judgment is pronounced and not when it is dated and signed. डिक्री जैसे ही कोर्ट का जजमेंट आ गया, जैसे अयोध्या वाला जो एक जजमेंट आया था, सारे मीडिया वाले थे और उनका एक जजमेंट आ गया, तो डिक्री आ गया. पर जजमेंट साइंड और सील्ड बाद में हुआ था, तो डिक्री कब से माना जाएगा? जजमेंट आते ही. साइनिंग एंड सीलिंग एक छोटी मोटी बात है, होती रहेगी. बट a decree comes into existence, MCQ में दे देगा आपको चूज करने, when the judgment is announced, when the judgment is sealed and signed. तो आंसर लिखा हुआ है when the judgment is pronounced. जजमेंट देते ही माना जाता है डिक्री आ गया है. It is not on the date when it is sealed and signed. पक्का? Decree is preliminary when further proceedings have to be taken before the suit can be completely disposed of. कोई एग्जाम्पल बता सकता है? हम प्रॉपर्टी का पोजेशन मांग रहे थे, बेटा कब्जा करके बैठ गया, हमारा रेंट नहीं दे रहा है, तो एक बार डिसीजन आ गया रेंट तो देना शुरू करो. ये प्रेलिमिनरी था. याद आ रहा है आपको? ये याद आ रहा है आपको? पक्का? सो ये है डिक्रीज प्रेलिमिनरी, जब और कुछ करना बाकी है. प्रेलिमिनरी डिक्री इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फाइनल, बट फाइनल डिक्री इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रेलिमिनरी वन. मतलब प्रेलिमिनरी डिक्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फाइनल डिक्री प्रेलिमिनरी पे डिपेंडेंट है, प्रेलिमिनरी फाइनल पर डिपेंडेंट नहीं है. द प्रेलिमिनरी डिक्री फाइंड्स आउट व्हाट इज टू बी डन, रेंट दो. फाइनल डिक्री स्टेट्स द रिजल्ट अचीव्ड. अब पोजेशन भी दो, क्योंकि तुम कब्जा करके बैठे थे. If the preliminary decree is set aside, the final decree is also automatically khatam. Okay? अब रुको, वेरी इंटरेस्टिंग. जो केस जीत जाता है डिक्री आने पर, एक सिंपल लाइन बोलता हूं, जिसके फेवर में डिसीजन जाता है उसको बोलते हैं डिक्री होल्डर. जो ऑर्डर भी जिसके फेवर में जाता है, या जो डिक्री भी जिसके फेवर में जाता है और जिसके अगेंस्ट में जाता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट में जजमेंट डेटर. ये तुम्हारे बिजनेस का डेटर्स एंड क्रेडिटर्स नहीं है. सिंपल लाइन, एनी पर्सन इन हुज फेवर, एमसीक्यू आ जाएगा, डैश इज एनी पर्सन इन हुज फेवर डिक्री हैज बीन पास और ऑर्डर हैज बीन मेड. मिला? एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड, चाहे वो पार्टी टू द सूट नहीं भी हो. जजमेंट डेटर, एनी पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been passed or an order has been made, but it will not include, उसके घर वालों को ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा अगर वो मर भी जाए. जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर के मरने पर अगर डाई हो जाए
तो इट डज नॉट इंक्लूड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ डिसीज जजमेंट डेटर. Judgment debtor is any person against whom a decree has been passed or an order has been made. लैंग्वेज देखो, मार्किंग का कला देखो, हाउ वी हैव आइडेंटिफाइड द की वर्ड्स. सर ये सेक्शन नंबर याद रखना है क्या? सेक्शन 2 दिस, सेक्शन 2 दिस. नो नो नो. जब बहुत कोई पॉपुलर वाला आएगा मैं बता दूंगा. बोलो यहां तक एवरीवन कूल, अंडरस्टूड हाउ द थिंग्स आर वर्किंग? शुरू में थोड़ा टाइम लगा, कई लोग डर गए होंगे. 3 पेज में 1 घंटा, यानी चैप्टर 30 पन्ने का है तो कितने घंटे लगेंगे? ऐसा नहीं होता है. शुरू में बेस बिल्डिंग में टाइम लगता है, बाद में कंस्ट्रक्शन जल्दी हो जाता है. पक्का? जजमेंट में आओ, सामने आओ. जजमेंट अब बताऊंगा. पता है एक्चुअली डिक्री एंड ऑर्डर क्या है? कोर्ट का डिसीजन. जजमेंट भी क्या होता है? डिसीजन ही तो होता है. पर जजमेंट क्या होता है? बहुत पेजेस में रन करता है, 250 पन्ने का, 300 पन्ने का, और उसके एंड में क्या रहता है? डिक्री एंड ऑर्डर. यानी डिक्री एंड ऑर्डर जजमेंट का ही पार्ट है. यानी जजमेंट जो दिया गया है वो किस आधार पे दिया गया है? डिक्री एंड ऑर्डर के आधार पर. तो इंग्लिश देखो, द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स होगा, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री एंड ऑर्डर, उसको बोलते हैं हम लोग जजमेंट. जजमेंट का एक फॉर्मेट होता है, पूरा तरीका से आता है ये सब चीज. एंड जजमेंट इज गिवन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर. स्टार्ट रीडिंग. मैं कुछ आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगा अभी यहां पर. कि जजमेंट में 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे पता है फैक्ट्स ऑफ द केस, कि देखिए मैंने इसको चेक दिया था, चेक डिसऑनर हो गया, कॉज ऑफ एक्शन, फिर डिक्री एंड ऑर्डर क्या आया, रीजंस फॉर दैट ऑर्डर. कि सपोज जजमेंट में पार्टीशन के लिए आपने अप्लाई किया था, पार्टीशन कर दो भाई भाई के बीच में, तो 2 भाइयों के बीच में एक फैक्ट्स दिया रहेगा. एक कॉमन फैमिली का कंपाउंड था, ऐसे ऐसे विल बने हुए हैं फादर के, पर एक भाई बोल रहा है कि इसका 60 मेरा 40 क्यों है. तो ये सारे फैक्ट्स डिटेल्स किसमें लिखे रहते हैं? जजमेंट में. डिक्री में तो सिर्फ फाइनल डिसीजन लिखा रहता है, विच कंक्लूसिवली डिटरमिन्स द राइट्स. तो डिक्री एंड ऑर्डर भी जजमेंट के पार्ट है, बट मेन चीज है तुम्हारा जजमेंट, क्योंकि जजमेंट इज अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम. पूरा डिसीजन का बखान किसमें लिखा रहता है? जजमेंट में. तो एक लाइन लिखो, जजमेंट की पॉइंट्स. मेरे बुक में भी यही डेफिनेशन दिया हुआ है क्या? ओके, जस्ट अ सेकेंड. सिविल प्रोसीड्यूर कोड के नहीं है कहीं भी. I'm just searching an easy version. लिखो जजमेंट डॉट डॉट देना. चार लिखो. मैं खोज रहा हूं, मैंने एक तो गूगल पे एक आर्टिकल देखा तो मेरे को मिल नहीं रहा है, उसमें इजी डेफिनेशन है. जस्ट राइट दीज 4 पॉइंट्स, आई विल सर्च एंड गिव इट टू यू इन 5 मिनट्स. जजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें बहुत क्लियरली लिखी हुई, मैंने मीनिंग समझा दिया है. जजमेंट में आपके फैक्ट्स, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन क्या क्या रहेगा. मैं एक बार खोज लेता हूं, आपको खोजते दे देता हूं. ओह अच्छा,
चलिए जगह छोड़ के रखिए, वही सब आएगा। फैक्ट्स, व्हाट पॉइंट्स टू बी, व्हाट पॉइंट्स हैव बीन डिटरमिन, रीजंस फॉर टेकिंग दिस डिसीजन, कि उसमें लिखा रहेगा कि पार्टीशन में सपोज कोर्ट डिसाइड कर रहा है, यस 60% छोटे को मिल रहा है, 40 इसको मिल रहा है, बिकॉज फादर ने अपने विल में क्लॉज लिखा है दैट यंगर सन इज टेकिंग गुड केयर ऑफ मी, इसके कारण वो विल भी वैलिड है। पर उसने सबूत, उसने पॉइंट उठा था कि वसीयत पिताजी का सही नहीं है, छोटे बेटे ने इन्फ्लुएंस करा के वसीयत अपने नाम में करा ली, पर कोर्ट्स बोलता नो, लॉट ऑफ फैक्ट्स वेर स्टडीड। बड़ा बेटा तो कनाडा में था 10 साल से, छोटा बेटा देखभाल कर रहा था, तो अगर उनको 10% ज्यादा मिल गया तो भी हमको लगता है सब सही है। तो ये सब जजमेंट के आधार होते हैं कि व्हाट वेर द फैक्ट्स, what points were determined, what is the decision, what is the reason for this decision, why this decision seems to be valid, वो सब जजमेंट में लिखा रहेगा। हम वो पॉइंट्स ढूंढ के आपको लिखवा देगा क्लास खत्म होने के पहले। चलिए, तो क्या अपील्स हो सकते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट में? यस। फाइनल डिक्री के अगेंस्ट में? यस। अरे बोला था ना, डिक्री के खिलाफ तो 2 बार अपील हो सकता है। ऑर्डर में तो वेरी फ्यू ऑर्डर्स आर अपीलेबल, और कई बार तो अपीलेबल भी नहीं है। तो ये है, यहां पे दिख रहा है आपको, एक लाइन लिखना, फ्यू अपीलेबल ऑर्डर्स। ये अपील्स के संग डिस्कस करवाऊंगा। अपील का स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया मैंने, EAL होगा। फ्यू अपीलेबल ऑर्डर्स। Did you do it? Did you write it? पक्का? Few appealable orders. लिखा सबने? Very good. जैसे आज हम लोग एक वर्ड पढ़े थे ना कि सब कोई भी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, स्ट्रक्चरल पिलर्स ऑर्डर नहीं करेगा, प्रॉपर्टी को कोई डैमेज नहीं करेगा। When the case is pending, to protect the subject matter, some orders were passed during the pendency. उसको है ना, पढ़ोगे अगले क्लास में मेरे से डिटेल में, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स भी बोलते हैं। उसे सूट खत्म नहीं हुआ है, बट एक प्रोसीड्यूर अभी आया है। इंस्टीट्यूट मैट में एक वर्ड मिलेगा, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स। एग्जांपल, नो चेंज इन द पिलर्स ऑफ द बिल्डिंग। पिलर्स ऑफ द बिल्डिंग में कोई चेंज हम नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट ऑर्डर? इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स बोलते हैं। नो चेंज इन द पिलर्स ऑफ द बिल्डिंग। कौन सा ऑर्डर है भाई? इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स। दिस इज कॉल्ड एज इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स। फ्यू अपीलेबल ऑर्डर्स, आई विल डू दिस इन द कमिंग क्लास व्हेन आई डू अपील्स विथ यू। ओके? कई बार पता है एक इंटरेस्टिंग चीज, अच्छा छोड़ो अभी नहीं बोलूंगा। अब इसमें आइए, स्ट्रक्चर ऑफ सिविल कोर्ट्स। स्ट्रक्चर ऑफ सिविल कोर्ट्स, इसका क्या मतलब है? आपने कभी हाईकोर्ट नाम सुना है? पर हाईकोर्ट के नीचे भी एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो लिखा है द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट एंड एवरी सिविल कोर्ट टू अ ग्रेड इंफीरियर टू दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट and every court of small causes is subordinate to high court and district court. अरे बाबा, एक मिनट, तो दूर से दिखने से कैसा लग रहा है? इधर देखो, मैं सिविल का बता रहा हूं। हाई कोर्ट ऊपर है, अब हाई कोर्ट के ऊपर भी एक जन होता है। हाई कोर्ट के नीचे क्या आ रहा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे क्या आ रहा है? सिविल कोर्ट ग्रेड 1, सिविल कोड ग्रेड 2, ये सब क्या है भाई? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी नीचे। फिर एक होता है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, छोटे मोटे केसेस के लिए। कुछ फिगर है, पढ़ोगे, बना लो प्लीज ऐसा। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोड ग्रेड 1, सिविल कोड ग्रेड 2, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। और आजकल तो वैसे नया कॉन्सेप्ट आ गया, कॉमर्शियल कोर्ट्स। वो जब पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट ग्रेड 1, सिविल कोर्ट ग्रेड 2, जो इंफीरियर हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। सबऑर्डिनेट मतलब नीचे।
यस और नो बताइए मुझे। ओके, अब कुछ मजा आने वाला है। कई कॉन्सेप्ट्स आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत हैवी हैवी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। ये नाम दिख रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजूडिस। कौन सा जूस है, मौसम्बी का या? नाम देखो पहले, जॉन्डिस नहीं कह लो तो करेक्शन और कर लेते। एक जन तो इंस्टीट्यूट के पास चला गया, सर कैन यू चेंज द बुक, व्हाई? सम मिसप्रिंट, इट इज जॉन्डिस बट यू हैव रिटन जूडिस। राइट है, ये लैटिन फ्रेजेस दिख रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजूडिस। अगले पेज में आओ, रेस जुडिकाटा। सर कुत्ता किसको काटा? कुत्ता नहीं, नया टॉपिक है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। आई रियली लव दीज टॉपिक्स, मतलब बहुत मजा आता है इसको पढ़ाने के समय। आज ये दोनों पढ़ाऊंगा आपको, ये दोनों अपने आप में महान आत्मा है, दोनों ही टॉपिक। और फिर देखो इधर आओ, भयंकर है, भयंकर, गजब। चलिए शुरू करता हूं। पहले 5 मिनट में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, इजी लगेगा आपको। एक सेकेंड, मेरे बुक्स में भी है या जहां पर भी, वहां मैंने कई एग्जांपल्स ऑलरेडी ड्रॉ किए हैं। रेस जुडिकाटा, ओके, 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 अंडरस्टूड। मेरे यहां भी जुडिकाटा, पहले जुडिकाटा पढ़ेंगे अपने लोग। हाँ, फर्स्ट विल स्टडी जुडिकाटा। दोनों में कहीं पे भी आप खोल लीजिए, पहले जुडिकाटा में आ जाइए। पहले हिंदी सुन लीजिए, उससे जल्दी समझ में आता है चीजें। सपोज ऑल ऑफ यू, मैं 4 मिनट में पहले कॉन्सेप्ट का इजी वर्जन आपके सामने ले डाउन करता हूं। रेडी हैं आप? ये एक बिल्डिंग है, 3 तल्ले का बिल्डिंग है, सपोज 3-4 तल्ले का। ए और बी के बीच में एक सूट फाइल हुआ है। ए फाइल्ड अ सूट क्लेमिंग टाइटल ऑन दिस बिल्डिंग। इन लोग दोनों है ना, एक्चुअली पार्टनर्स थे पहले। अब वो तो कोर्ट देखेगा कि बिल्डिंग का ओनर कौन है। ए फाइल किया सूट किसके बाद, किसके खिलाफ? बी के खिलाफ। सूट जब हुआ होगा तो हियरिंग हुई होगी, कोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुना। कोर्ट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ ए। लिखने का भी दरकार नहीं, सिंपल है। डिसाइडेड, कौन सा वर्ड बोला मैंने? ओके, कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया केस को सुनकर। बी फाइल्ड सूट अगेंस्ट ए। डिसीजन के बाद देखो, सूट फाइल किया, बी फाइल्ड सूट अगेंस्ट ए ऑन द सेम बिल्डिंग। और एक कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाके बोलता है बिल्डिंग मेरा है। एक तो वर्ड आप सुनते हैं अपील, जहां पे आप हायर कोर्ट के पास जाते हैं, वो जा कर सकता था भी कि डिक्री आया, डिसीजन ऑफ द कोर्ट, आप अपील कर सकते थे नए एविडेंस के साथ, कुछ जो भी। पर यहां पे वर्ड क्या हो रहा है? सूट, यानी कि शुरू से वापस पूरा स्टडी करिए, टाइम खोटी करिए। वो जज अनपढ़ था, आप अच्छे, आप फिर से स्टडी करिए। जज को बोला जाकर, जज भी गाली देता है, सर कौन सा दिया है? 2 लेटर का। सर वो वाला नहीं, आरजे। रेस जुडिकाटा, गेट आउट। रेस जुडिकाटा का मतलब होता है, रेस मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर। जो रेस शब्द है इसका मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर। जुडिकाटा मतलब डिसाइडेड। अब समझ में आ गया कि अगर, अब हिंदी सुनो, अभी कोई लिखो मत, सिर्फ सुनो, जल्दी याद हो जाएगा। जब कोई केस डिसाइडेड हो गया है, सेम केस, सेम पार्टीज के बीच में, सेम मैटर विच इज डायरेक्टली इन इशू। पहले भी ओनरशिप को लेकर झमेला था, ये बोल रहा है मेरा, ये बोल रहा है मेरा, अब ये बोल रहा है मेरा है। समझ में आ गया? देन कोर्ट, नो कोर्ट शैल ट्राई, यानी कोर्ट ट्रायल नहीं सुनेगा उस टाइप के केसेस का। लॉजिक बताओ। एक तो अननेसेसरी मल्टीपल केसेस आएंगे, और एक कोर्ट के खुद के प्रूडेंस पर आप
क्वेश्चन लगाएंगे कि वो भांग खा के काम किया था क्या, टाइम खोटी करेंगे, इतना क्लॉक्ड है हमारा इंडियन कोर्ट्स ऑलरेडी। तो रेस जुडिकाटा वेरी फेमस नंबर, ये नंबर भी आपको याद करना होता है। सेक्शन 11 हम ऐसे याद किया, सुनो ना, सेम मैटर था ना, सेम सब्जेक्ट मैटर, फिर से मुंह उठा के आ गया, 1 1 सेम। सेक्शन 11 डील्स विद द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। डॉक्ट्रिन मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा। No court will try any suit in which the matter which has been directly and substantially in issue, ये वर्ड्स लिखना पड़ेगा। तुम लोग तो क्या लिख दोगे, सेम मैटर, मार्क्स कटेगा। Matter which is directly and substantially in issue in the previous suit which is already decided between same parties, यहां तक पढ़ लेना, and which has been decided, ये बीच यहां तक पढ़ना बस, and decided by the court. यानी no court shall try, यानी क्या चीज को रोका जा रहा है, ट्रायल को। तुम सूट लेके आओ बट कोर्ट विल नॉट ट्राई दैट सूट। ट्रायल मतलब क्या होता है, कपड़ा का ट्रायल नहीं, हियरिंग प्रोसीड्यूर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, एवरीथिंग अगेन एंड अगेन, प्लेंटिफ अपना क्लेम देगा, वो अपना डिफेंस देगा, डिफेंडेंट। तो ये सब हम नहीं करने वाले हैं। फिर से सर पर गलत हुआ है, अपील कर दो, उसमें कम टाइम लगता है। सो व्हाट इज रेस जुडिकाटा मेरे संग, कोर्ट विल नॉट ट्राई एनी सूट which has already been decided by a competent court and the matter is same. मार्क्स कम मिलेगा, सही लैंग्वेज बताओ। The matter which is directly and substantially in issue in the previous suit, आज ही लिख करके नोट्स भेजोगे, is also issue in this suit. Did you understand what is res judicata? मैं हेल्प कर रहा हूं। No court shall try, ये वर्ड आना चाहिए, any suit, वीडियो रिवाइंड करके सुन लेना, which has already been decided between same parties, इजी लैंग्वेज बोल रहा हूं, and the matter जिसपे मार्क्स है, directly and substantially in issue is also directly and substantially in issue here. टफ नहीं है, बहुत इजी है, पर आज ही लिखना पड़ेगा। इसका एक प्रिंसिपल है, द डॉक्ट्रिन नो वन विल बी ट्वाइस वेक्स्ड फॉर द सेम कॉज, उसको वापस हर्ड नहीं किया जाएगा फॉर द सेम कॉज। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बन के आ जाता है, विच डॉक्ट्रिन इज दिस, लोग डर जाते हैं। इसका आंसर है रेस जुडिकाटा। एग्जाम में इन्वर्टेड कॉमर्स में दे देते हैं, एक्सप्लेन दिस डॉक्ट्रिन, नो वन विल बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। वेक्स्ड मतलब नो वन विल बी हर्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। पूरा तुम्हारा रोना 2 बार क्यों सुनेंगे, घर में भी तो यही होता है, पापा जी को जाके कुछ बोलते हो, फिर दादाजी को जाके, दादाजी बोलते हैं हम सुन रहे थे उस रूम में, तो हम ऑलरेडी रोना तो अपना बोल दियो ना। हाँ पर आप भी सुनिए ना, फालतू का टाइम नहीं है, जब वो बोल दिया है तो सही बोले होंगे। हाँ तुम्हारा कोई नया चीज तुम्हारे पास सबूत है तो वो बोलो शॉर्ट में, अपील कर लो तुम। बट डिड यू अंडरस्टैंड नो वन विल बी वेक्स्ड ट्वाइस का मतलब क्या है? क्वेश्चन लगाया, मेरे बुक में भी है, ट्वाइस वेक्स्ड वाली लाइन है, रेस जुडिकाटा में है, आगे पीछे नीचे दाएं कहीं है, मैं दिखाता हूं। ये देखिए मेरी किताब है, रेस जुडिकाटा में मिल जाए, ये रहे, ये देखो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के अंदर था। तो व्हाट डिड आई से, नो वन विल बी ट्वाइस वेक्स्ड फॉर द सेम कॉज। डिड यू गेट दिस एवरीवन? और कौन सा लाइन पे मार्क्स है कोई बताओ? द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इश्यू, जो प्रीवियस सूट में था वो यहां पर भी हो रहा है। इज इट फाइन एवरीवन? लंबा सांस। नंबर क्या है, सेक्शन नंबर इसकी बहुत फेमस है, और कई बार एमसीक्यू आएगा, द प्रिंसिपल ऑफ डैश हैज बीन अप्लाइड फॉर गिविंग फाइनलिटी टू लिटिगेशन, यानी कि जो लिटिगेशन डिसाइडेड है वो फाइनल है। तो ये एमसीक्यू में जब आने वाले हैं न्यू सिलेबस के अंदर, विच प्रिंसिपल इज अप्लाइड फॉर गिविंग फाइनल टच टू लिटिगेशन, बताओ ऑप्शन में क्या क्या दे दिया, डिक्री, ऑर्डर, रेस जुडिकाटा। आंसर रेस जुडिकाटा है। सर डिक्री भी तो फाइनल डिटर्मिनेशन करता है, डिक्री तो मीनिंग है उस चीज का। कौन से प्रिंसिपल को हम अडॉप्ट करते हैं फॉर गिविंग फाइनलिटी टू द लिटिगेशन, मतलब लीगल केस? प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। एमसीक्यू लिखो।
अब रुको, मजेदार 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 बातें दिखाऊंगा आपको। ये देखो, इंस्टीट्यूट मैट में एक नया वर्ड है, लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम्स में आया था, ये वाला लाइन कंसेंट डिक्री को लेकर। स्टार्ट ऑब्जर्विंग। एक रैंडम रीडिंग करो, लिखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया एग्जाम में रिसेंट ईयर्स में। सर आपको कैसे पता है? क्योंकि कल रात को मैंने सारे रिसेंट क्वेश्चंस देख लिए, मुझे कहां कहां हैमर करना है, तो इनडायरेक्टली आई एम डूइंग इट विथ यू। स्टार्ट ऑब्जर्विंग। Now, what is res judicata? Try to understand. No court shall allow the trial of any suit which is already decided between same parties upon the same subject matter, and the matter which is directly and substantially in issue in the old suit is also same in the new suit. Simple. Matter decided hai, that no one will be vexed twice for the same matter. And the principle of res judicata gives a final touch to the legal cases. Finality देना चाहते हैं हम। कंसेंट डिक्री, आपको पता है, या कॉम्प्रोमाइज डिक्री, दो पार्टीज के बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, तो उन लोग आपस में एक कंसेंट में आ गए, चलो एक काम करते हैं, अपने लोग ऐसे ऐसे सेटल कर लेते हैं। तो क्या कोर्ट ने डिसाइड किया? अ कंसेंट डिक्री और कॉम्प्रोमाइज डिक्री के अपने ऐसे ऐसे कर लेते हैं इज नॉट अ डिसीजन बाय द कोर्ट। सर ये बोलना क्या चाह रहे हैं आप? सपोज पहले आपस में कंसेंट डिक्री हुआ है, अब उन लोग वापस से एक पार्टी सेकंड सूट फाइल कर दिया, तो तुम तो सुबह से आज क्या रट लिया? रेस जुडिकाटा, सेकंड सूट नहीं ट्रायल होता है, रेस जुडिकाटा रेस जुडिकाटा। लैंग्वेज क्या था? पहला सूट डिसाइडेड हो बाय द कोर्ट, तुम तो बस क्या रट के आ गए, दूसरा नंबर सूट नहीं सुना जाएगा। पहला सूट डिसाइड ही नहीं हुआ था कोर्ट के द्वारा, वो तो आपस में कंसेंट हुआ था, कॉम्प्रोमाइज हुआ था। तो लिखा है कंसेंट और कॉम्प्रोमाइज डिक्री is not a decision by the court, it is an acceptance of something to which the parties had agreed. कोर्ट को तुम ही जाके सबमिट कर देते हो, ये हम लोग आपस में डिसाइड कर लिया, तो इस पे स्टैंप लगा दीजिए। तो वो कंसेंट डिक्री merely has the seal of the court on the agreement of parties. merely वर्ड मिला, MERELY. The principle of res judicata normally do not generally apply to consent or compromise decree. लैंग्वेज मिल रहा है, इस लैंग्वेज याद हो रहा है। मियरली वर्ड भी मिला, सील वर्ड मिला, SEAL। 4 मार्क्स लिखा, कई लोग बोलने पर भी घर से नहीं लिख रहे हैं। ओके, बट व्हेन द कोर्ट ऑन द फैक्ट्स कम्स टू अ कंक्लूजन कि पार्टीज चाहती है कोर्ट कि ये हमारा कंसेंट डिक्री का टर्म है, आप भी एक फॉर्मल डिसीजन और दे दीजिए हमारे कंसेंट डिक्री को ध्यान में रखते हुए, तब वो कोर्ट का क्या हो जाएगा? डिसीजन। तो एक तो होता है कि तुम ही बस कंसेंट डिक्री टाइप करा के कोर्ट में सबमिट की और बोलते अपना सील लगा दीजिए, वो हो गया कंसेंट डिक्री। बट व्हेन द कोर्ट के पास कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं कि पार्टीज चाहते थे कि हम कंसेंट डिक्री पे फाइनली डिसीजन अपना भी दे, देन द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा मे अप्लाई टू इट। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या, इधर देखो, बड़े इंग्लिश में मत फंसना। अगर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था ए और बी के बीच में झमेला बिल्डिंग एक्स को लेकर, तो वापस से सेकेंड सूट बिल्डिंग एक्स को लेकर ए और बी के बीच में कोर्ट। सारा पॉइंट से याद रखना, क्योंकि सपोज पहले ए बोल रहा था बिल्डिंग एक्स मेरा है बी के अगेंस्ट में, अब सी भी कुछ सबूत लेके आया और नया सूट फाइल किया है बी के अगेंस्ट में, बिल्डिंग एक्स मेरा है। अब रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि रेस जुडिकाटा में क्या था? सेम पार्टीज के बीच में सेम सब्जेक्ट मैटर को लेकर जब कोर्ट डिसाइड किया था, पार्टीज अगर सेम नहीं है तब रेस जुडिकाटा अप्लाई। इससे बहुत पेशेंस से पढ़ना पड़ता है। वंस यू अंडरस्टैंड ये वर्ड्स को खेल, आराम से आप पास हो जाएंगे। कंसेंट डिक्री टिपिकल क्वेश्चन था, एक ही बार आया हुआ है, 2 बार आ गया। लैंग्वेज प्रैक्टिस करना, लिखना टफ लैंग्वेज है,
मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है जनरली और ये सब वर्ड्स से. मार्क्स लिख दिया सर. हम लोग को पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस मेरी पूरी पीडीएफ मार्क की हुई है ये सारे क्वेश्चंस की, वो आपको दे दूंगा. और मैं इनडायरेक्टली यहीं पे करवा दे रहा हूं. क्वेश्चन क्यों लगा दिया बस ऊपर. ओके रुक जाइए. अब नया नया कुछ आने वाला आपकी लाइफ में. रेस जुडिकाटा में मेन प्रॉब्लम क्या, हम एंड करना चाहते हैं ना लिटिगेशन, वरना तारीख पे तारीख चलते जाएगा. तो वी वांट टू ब्रिंग एन एंड. दैट इज व्हाई द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा कम्स इनटू पिक्चर. अच्छा कोई डिक्री आ गया, तुम डिक्री में थोड़ा सा चेंज लाना चाहते हो, एन अमेंडमेंट. अमेंडमेंट वर्ड सुने हो कभी, तो वो आ सकता है क्या. यस बिकॉज दैट इज नॉट अ सूट. ये एक अच्छा क्वेश्चन आना बाकी अब आएगा. क्यों लगाओ. An application for amendment of a decree is not a suit and may be entertained. हाँ या ना, है आपकी किताबों में भी. An application for amendment of a decree. डिक्री आ गया ऐसे क्वेश्चन आएगा, बताइए एक लाइन का नहीं आएगा. A and B filed a suit in the court. District court decided in favor of A. B wanted to go for an amendment of this decree which was already decided. तुमको डराएगा. और तुम तो रात को पढ़ के आए, मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है, अब नहीं जा सकता. वो सूट नहीं जा सकता. अमेंडमेंट ऑफ अ डिक्री इज नॉट अ सूट. बट रुको, अभी अमेंडमेंट अलाउ हो गया बिकॉज रेस जुडिकाटा डिड नॉट अप्लाई. बट इफ सच एन एप्लीकेशन इज हर्ड एंड डिसाइडेड, इट विल नाउ स्टॉप यू फ्रॉम अ सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट. अब सेकेंड बार तुम अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जो पहली बार तुम डिक्री में अमेंडमेंट लाए थे, अमेंडमेंट की बात हो रही है. अभी तुम मेरे से झगड़ लेगा, आप बोला था ना 2 बार अपील हो सकता. अपील अलग चीज होता है, पूरा हियरिंग नहीं होता अपील में. तो ये आने वाला क्वेश्चन है. जो आया हुआ है वो हम दिखाया, अब ये आया हुआ नहीं है. सर छोड़ दे, हम तो आया हुआ करके जाता है, कोई बात नहीं, तुम फिर से कर लेगा आया हुआ. समझ में आया मतलब, उस टाइम में नहीं होगा फिर तुम्हारा. ये नया है, अभी तक आया हुआ नहीं है. An application for amendment of a decree is not a suit and may be entertained, but if such an application is heard and decided, it will stop a subsequent application on the general principles of law which are similar to res judicata. Analogous matlab similar. Did you understand? Debar matlab stop करेगा, आप subsequent application नहीं सुने जाएंगे. मजेदार चीज दिखाता हूं. आपने कभी सीएसईटी या बीकॉम में या फाउंडेशन में एक वर्ड सुना है, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स केस नहीं फाइल कर सकते कोई थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में रिकवरी के लिए, अगर 100 रुपया के ऊपर का कोई केस हो. कभी सुना है? अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स केस फाइल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. एक अनरजिस्टर्ड फर्म गुलाटी ब्रदर्स, इन लोग का नाम क्या है, गुलाटी ब्रदर्स एंड एसोसिएट्स, इन लोग गया सूट फाइल करने कोर्ट में. कोर्ट डिसमिस द सूट बिकॉज दे वेर अनरजिस्टर्ड. गुलाटी ब्रदर्स दिल वॉज गुलाटीफाइड, बहुत दुख हुआ इन लोग. गुलाटी ब्रदर्स गॉट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड. गुलाटी ब्रदर्स फाइल्ड द सेकेंड सूट अगेंस्ट द सेम डेटर, same subject matter. Will the court allow the trial of the second suit or res judicata will apply? Res judicata will not apply. Sir, कैसे? Gulati brothers, debtor same. Gulati brothers, debtor same here also. Same matter, same amount. The first suit was not decided. समझ में आया? पहला सूट डिसाइड नहीं हुआ. इंटरेस्टिंग है तो ये, एक बार पकड़ लोगे ना तो मजा आ जाएगा. The first suit was not decided. Did you understand this? आओ ना, कहां लिखा है सर? इंक अलग अलग लाओ, हम बोल रहे हैं इंक पेन खरीद लो आज भी अलग अलग कलर का. Dismissal of a suit for default. Example, unregistered firm. पूरा लिखना तुम, याद आ जाएगा. मैं भी क्वेश्चन भी दिखा देता हूं.
पक्का एवरीवन? हाँ या ना? एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो आदमी सूट फाइल करता है उसके राइट्स इन्फ्रिंज हुए हो। आज एक वर्ड पढ़ा था, कॉज ऑफ एक्शन। सुने नहीं हो आप लोग कॉज ऑफ एक्शन? मेरा राइट्स इन्फ्रिंज हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा होगा। मेरे संग मेरे दोस्त लोग भी जुड़ जाएंगे क्या इसके खिलाफ केस करने के लिए? खराब लगा, हम लोग को खराब लगा। जज बोलेगा आप लोग कौन? अमित के दोस्त। हम लोग को भी खराब लगता है, हम लोग केस फाइल। बोले खराब लगता है कैसे? दिल में। केस रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज प्लेंटिफ में बहुत लोग जुड़े हैं, बट डू दे हैव कॉमन कॉज ऑफ एक्शन? लक्स साबुन यूज किया अपना ये भाई, क्या नाम था बाबू? सुमन। सुमन एड देख लिया था करीना कपूर का, नहाने के पहले सांवली थी, नहाने के बाद गोरी हो गई, लक्स साबुन खरीद लिया, एक ही स्नान में पूरा साबुन का बट्टी घस लिया, फिर भी गोरा नहीं हुआ। तो ये सुमन केस फाइल कर दिया, और सुमन के साथ उसके दोस्त लोग भी किए, प्लेंटिफ्स, उन लोग भी बन गए थे। हो सकता है बहुत लोग खरीदे होते और सबको कोई प्रॉब्लम होता, या सबको कोई स्किन में इन्फेक्शन हो गया, सबको स्किन में इन्फेक्शन हुआ है, लक्स साबुन एक नॉर्मल स्नान किए, वो वाला एग्जांपल भूल जाओ। बाकी लोग भी जुड़ गए हैं, अगर यूज किए होते जुड़ते ठीक था, पर ऐसे ही जुड़ गए तो कोर्ट क्या बोलेगा? दिस केस विल नॉट बी हर्ड, रिजेक्टेड। डिसाइड ही नहीं किया कोर्ट को, इनिशियल स्टेज में क्या किया? सूट को रिजेक्ट कर दिया। फिर ये सेकंड सूट में अकेला फाइल किया, कोर्ट सुन लेगा। कैसे सुन लेगा? आप बोले थे ना सर दूसरा नंबर सूट नहीं सुनता है। चुप, कौन बोला दूसरा नंबर सूट नहीं सुनता? पहले पॉइंट्स तो सुनो। पहला सूट डिसाइडेड हो, सेम पार्टीज के बीच में हो, सेम सब्जेक्ट मैटर हो, तब रेस जुडिकाटा अप्लाई करता है। इस केस में फर्स्ट सूट वाज रिजेक्टेड। इसका एक इंग्लिश है, ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज। बहुत लोग ज्वाइन किए थे, वो गलत ज्वाइन किए थे पार्टीज प्लेंटिफ बनने के लिए। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? रेस जुडिकाटा को तुम लोग खाली रूम में लेक्चर देके समझा सकता अपने आप को। 2 मिनट और रुको, पहले एसी बंद करो, बहुत ठंडी हवाएं आ रही है, टॉपिक बहुत हॉट है, एसी बंद करो। वेरी इंटरेस्टिंग। गुड, शांति लग रहा है। तो रेस जुडिकाटा का एक लाइन है, सेक्शन 11 ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर कोड। नो वन विल बी वेक्स्ड, VEXCD, twice for the same cause, and the court will not try any suit which has already been decided and the second suit has been filed and it is between the same parties upon the same subject matter and the matter directly and substantially in issue is common in both the suits. अब तो कुछ लिख ही पाओगे अगर सारे वर्ड्स आ गए तो। एक एग्जाम्पल देखिए, अब एक कदम आगे जाएंगे जीवन में, डरना मत। जैसे एक तो मैंने यहां पे बोला था, सूट कई बार माना जाता है, सिर्फ रीड करना भी मेरे संग, इट इज नॉट डिसाइडेड। जैसे मैंने ये वाला बताया था क्या आपको, जैसे कॉम्प्रोमाइज सूट बताया था मैंने आपको, कॉम्प्रोमाइज सूट कंसेंट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज डिसाइडेड, या डिसमिस्ड कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी, या कोर्ट के पास आया, कोर्ट क्या किया बताओ? डिसमिस कर दिया, ये मेरे जुरिस्डिक्शन का नहीं है, तो अब वो सही कोर्ट में फिर से फाइल किया, तो क्या बोलेंगे? ये सेकंड सूट है, जा भाग यहां से। बोले अरे पहला सूट तो डिसमिस हो गया था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? या तुमने अपना कॉज ऑफ एक्शन उसमें कुछ समझा के लिखा ही नहीं था पहले सूट में कि तुम्हारे क्या राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं तुम्हारे प्लेंट में, तो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, तो तुम सेकंड सूट में सब समझा के वापस लिखे हो, सुन लेगा वो। नहीं, आप बोले थे सेकंड सूट नहीं सुनता। अगर पहला केस डिसाइडेड हुआ हो, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, तो ये मैं लिखवाऊंगा आपको बाद में। अभी मुझे कुछ दिखाना है आपको, बहुत इंटरेस्टिंग सुनना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये दोनों मैंने करवा दिए। यस, कोई कॉपी नहीं करेगा, अच्छा करेगा पर बाद में, सुनो। हाँ, बोर्ड दिखता है थोड़ा थोड़ा। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में झमेला है,
मिस्टर एक्स अपना घर का पोजेशन मांग रहे हैं, वो क्या क्या ग्राउंड्स पे मांग सकते थे? एक्स सही था बेचारा, वो वसीयत भी एक्स के नाम पर था, या तो वो होता, या वो एक्स ये दिखा देता मैं लास्ट 20 सालों से मैं ही रहता हूं उस घर में। पता है जब कोई 20 साल से एक घर में रह लेता तो उसका कब्जा आ जाता ओनरशिप में। टेनेंट इसीलिए लोग चेंज करते हैं हर 2-2 साल, 1-1 साल, 3-3 साल में। या एक्स दिखा सकता था कि मेरे को उसने गिरवी दिया था घर, मैंने उसको 4 करोड़ लोन दिया था, अब वो लोन नहीं दे रहा है तो घर पे तो मेरा ही अधिकार होगा। कई ग्राउंड्स थे दिखाने को लेकर, ठीक है। बट एक्स ने सिर्फ सपोज इस ग्राउंड पे क्लेम कर रहा है, हम ही तो रह रहे हैं 20 साल से। एक्स हार गया, फिर एक्स का वकील सेकंड सूट फाइल करवाया वाई के अगेंस्ट में। सूट, अपील नहीं बोला मैंने, क्या बोला? सेकंड। और अब क्या लिखता है पता है? माई क्लाइंट इज ऑल्सो हैविंग द विल इन हिज फेवर। तो कोर्ट बोला पिछली बार भांग खाए हुए थे जब हियरिंग पे बुलाए थे या अपना सूट फाइल किया था, उसी समय सारे ग्राउंड से एक साथ क्यों नहीं लिख दिया आप लोग? सॉरी, रिवाइज नहीं किया हुआ था सिविल प्रोसीजर कोड। तो बोलता है नाउ सेकंड सूट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। द मैटर विच यू कुड हैव क्लेम्ड इन योर फर्स्ट सूट बट यू डिड नॉट क्लेम इट इन दैट सूट एंड दैट मैटर हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, देन सेकंड सूट का ट्रायल नहीं होगा। अब तुम पूछने वाले हो एप्पल अपील, अपील करो नए ग्राउंड्स के साथ, बट सेकंड सूट का ट्रायल नहीं होगा। इसको बोलते हैं सीआरजे, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। जो मैटर पहले सूट में आप रेज कर सकते थे और आपने नहीं किया उस समय, तो अभी भी आप, मतलब इन द फर्स्ट सूट ही कुड हैव क्लेम्ड ऑन 4 ग्राउंड्स बट ही क्लेम्ड ओनली ऑन सपोज ग्राउंड नंबर 2 या ग्राउंड नंबर 3। नाउ अब वो सेकेंड सूट में हम दूसरे ग्राउंड्स पे नहीं सुनेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा बोल के आपको कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। प्लीज राइट दिस एग्जांपल, मैं फुल स्क्रीन करता हूं। सीआरजे लिखना, सीआरजे का एग्जांपल है, बुक में है, अंदर में छुपा हुआ है, रेस जुडिकाटा के अंदर दिखाऊंगा अभी। स्टार्ट डूइंग इट, 15 मिनट और लगेगा, बड़ी क्लास थी आज। मैंने तो बोला था धीरे धीरे 2-2 क्लास शुरू होगा। अब वो पॉइजन का डोज भरने लगा है। हिंदी में बोलते हैं पहले सूट में अगर उसने सारे ग्राउंड्स रेज नहीं किया तो सेकंड सूट में अब नहीं रेज किया जाएगा।
कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा समझ गए? जो आप पिछली बार क्यों नहीं बोले आपकी आप क्या क्या ग्राउंड से मांगने का? सर भूल गए थे थोड़ा सा, नहीं चलेगा, कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। कहां लिखता है सर आप लोग इतना कुछ? अभी दिखाता है। एक सेकेंड। जैसे यहां पे CRJ है, constructive res judicata is the doctrine any matter which might or should have been है ना, ये हम लोग बोल रहे हैं ना, should have been made a ground of defense in the former suit shall be deemed to be a matter directly and substantially in issue। मतलब कि वो मैटर ऑलरेडी उस समय इशू में माना जाएगा। हम लोग वर्ड नहीं डिस्कस करते, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू। एक लड़का बोलेगा पिछली बार तो वो बोल रहा था कि पीसफुल पोजेशन है इसलिए वो बोल रहा था, अब वसीयत वाला पॉइंट लाया है, तो वो बोलो कि वो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियल इशू, तुमको लगेगा अलग अलग मैटर है। मैटर अलग नहीं है, तुम पिछली बार रेज नहीं किए, वो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू ही माना जाएगा। ओके कहां लिखा हुआ ये दिखाता हूं, मेरे बुक में भी था, अगर कोई भूल गया हो। Just a minute. Yes. If the matter should have been raised as a defense in the first suit and it is not raised at that point, then it cannot be raised in the second suit. दिख रहा है ये मेरे बुक में भी, और एक इजी लैंग्वेज अगर किसी को चाहिए तो हमने इजी लैंग्वेज भी लाया है यहां पर आपके लिए। Did you get it everyone? और तुमको आज घर जाके क्या करना है, रेस जुडिकाटा अपने लैंग्वेज में लिखना है, डिक्री। ज्यादा हैंडराइटिंग प्रैक्टिस मत करना, पर ब्लू इंक से लिखना शुरू करो, सुनकर याद करके। अभी याद है, फिर भी आज फिर भी याद है, जैसे आज क्या याद है, एक मिनट लेआउट करने दो बोर्ड वर्क का। आज आपको फिर भी क्या याद है, दैट डिक्री इज इक्वल टू FE प्लस CR कंक्लूसिव राइज प्लस सूट, बट ऑर्डर क्या है, FE है। सूट तो FE में भी है, ऑर्डर में भी एक चीज कॉमन है, सूट हुआ था तभी तो ऑर्डर आ रहा है, बट कंक्लूसिवली डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज वहां पर मिसिंग था। ओके नाउ इतना कुछ पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कि मेरे बुक में भी है, आपके बुक में भी है, आई विल जस्ट शो इट टू यू। टेनेंट वाला, टैक्स वाला क्वेश्चन है। आई एम जस्ट सर्चिंग, नए बुक के लेआउट्स थोड़े से अलग है। मैटर पूरा सेम है क्या तुम्हारे बुक में भी? पूरा सेम है, इंस्टीट्यूट मैट पूरा सेम है क्या अंदर से? सारे चीज मिल गए अभी तक? इंस्टीट्यूट मैट का बात कर रहा हूं मैं, सब सेम है क्या? अच्छा एक दो एग्जाम्पल नहीं था, एक अच्छा एग्जाम्पल यहां पे भी आएगा। मिल गया। देखो आज जो हम लोग रेस जुडिकाटा शुरू किए थे ना, यहां टैक्सेशन बोल के कुछ मिलेगा, टैक्स केस। बोलो मिला? ये भी एग्जाम का एक फेमस क्वेश्चन बन सकता, अभी बना नहीं है आपके बुक से? मेरे बुक में भी था, मेरे बुक में ये रहा, द सेम थिंग इन माई बुक। केस लॉस के अंदर टैक्स है और उसी के नीचे टेनेंट वाला केस है। अभी दोनों समझाता हूं। और इंस्टीट्यूट मैट में भी देखो टैक्स है और टेनेंट वाला केस है। बोलो दोनों मिला क्या? रेडी कर लो पहले। थोड़ा सा इनकम टैक्स का में आइडिया आपको, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये वर्ड सुने हो? बीकॉम स्टूडेंट हो भाई, कम से कम उतना तो बड़ी सुने होंगे आप। हैव यू हर्ड इन इनकम टैक्स देयर इज अ वर्ड कॉल्ड असेसमेंट ईयर, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड प्रीवियस ईयर। तो बोलते हैं कि अगर आज एक वर्ड हम लोग बार बार कर रहे हैं, अगर कोई मैटर डिसाइडेड है, सेम मैटर पर सूट वापस नहीं हो सकता है। अब मजेदार बात है, ये क्या नाम था, अक्षर। ये इनकम टैक्स में कुछ गलत काम किया है, इसका इस साल एक सूट चल रहा है, इनकम डिपार्टमेंट इस पे केस कर दिया। अंडरस्टूड? डिपार्टमेंट इस पे टैक्स लगाया है 2024 में 10 लाख का, 2025 में फिर से डिपार्टमेंट इस पे केस किया है, फिर वो चोरी फिर से किया है सेम। तो जब इस पे वापस से सूट फाइल हुआ ना, तो पता है होशियारी क्या लगाता है डिपार्टमेंट जी,
Don't file the second suit. The matter has already been decided. I've not taken tuitions, but I've heard in res judicata on YouTube some other lectures. झाड़ खा गया डिपार्टमेंट से. इनकम टैक्स में एवरी ईयर इज अ सेपरेट केस. हैव यू हर्ड अबाउट इट? तो यहां पे रेस जुडिकाटा नहीं लगता इनकम टैक्स के सूट्स में. इनकम टैक्स वाले आप पर बार बार सूट फाइल करते रहेंगे और कोर्ट भी सुनेगा उसको. पढ़ के देखो, यहां म्युनिसिपल टैक्स का एग्जाम्पल दिया है. पढ़ के देखो, मजेदार है. इज इट ओके? बोलो हाँ या ना. एक और जबरदस्त क्वेश्चन दिखाता हूं, ये मैंने अपने बुक में लिखा था. हाँ, ये भी एक अच्छा है. ये भी कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का एक अच्छा केस है. सब कोई सुनना, कॉपी भी करवा दूंगा, पहले सुन लो. एक्स ने वाई के खिलाफ पे केस फाइल कर दिया. सुबह से हो रहा है कि घर मेरा है, कर दो. जीत गया एक्स. एक्स फाइल सेकंड केस कर दिया उसी घर के केस में. जज साहब सुनिए ना, एक मैटर भूल गए थे. घर तो हम ले लिए, पर वो जो 3 साल से हमारा घर यूज कर रहा था, पर मंथ का वो रेंट दिला दीजिए. तो जज बोलेगा पिछली बार ही तुम बोलना चाहिए था. आज का एग्जाम्पल ऐसा हम लोग आए थे डिक्री के केस में. तो सीजी विल अप्लाई है. समझ में आ रहा है? ये वाला केस नहीं होगा. सेकेंड सूट कांट बी ट्राइड. बहुत अच्छा है. लिखो लिखो. एग्जाम में से डायग्राम बना के नहीं आएगा, हम स्टोरी को एनालाइज करके दिए है. और तुमको पता है एग्जाम में क्या लगता है? बात सही है, अगला तो पाएगा. आप बोले थे ना डिक्री आता है. अरे यार, फर्स्ट सूट में तुमको लिखना चाहिए था अपने सारे जिसको एक वर्ड बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन, अपने राइट्स, क्या क्या इंफ्रिंजमेंट हुआ है. सर हमरा कब्जा करके बैठा, हमरा रेंट नहीं दे रहा है, सब बोलना चाहिए था उस समय. जो मैटर फर्स्ट सूट में बोल सकते थे उस समय उस ग्राउंड को वहां पे क्यों नहीं बोले? तो सेकेंड सूट में ट्रायल फिर से नहीं होगा. अब तुमको अपील फपील कुछ करना है वो अलग चीज है, पर सेकेंड सूट विल नॉट बी ट्रायल. उसका ट्रायल स्टेज नहीं चलेगा. स्टार्ट राइटिंग. वेरी गुड केस. लिखना शुरू करो. क्रॉस का मतलब है सेकेंड सूट में सीआरजे लग गया. हो सकता है नए एडिशन जो बुक का मैं अपना बनाऊंगा उसमें ये सारे एग्जांपल्स ड्रॉ भी कर दूंगा. स्टार्ट डूइंग. सीआरजे का मीनिंग समझ में आने लगा ना? हाउ सीआरजे इज वर्किंग. वेरी गुड. पहले तो मैटर वही है. द सेकंड सूट विल नॉट बी हर्ड. पहले तो सीआरजे में भी पहले आरजे लिखोगे, मतलब पूरा रेस जुडिकाटा एक्सप्लेन करोगे. मेन सीआरजे का पॉइंट क्या है? द मैटर्स. अब तुम बोलेगा नहीं सर मैटर अलग है, पिछली बार पोजेशन को लेकर था, इस बार वो प्रॉफिट्स या रेंट ऑफ दैट पीरियड मांग रहा है, मेसनी प्रॉफिट्स या मेन प्रॉफिट्स. वो मैटर वही माना जाएगा जो मैटर उसको पिछली बार क्लेम करने का पॉइंट था. व्हाई ही डिड नॉट क्लेम दैट पॉइंट ऑफ टाइम. स्टार्ट ऑब्जर्विंग. इज इट ओके? सेकंड सूट क्यों नहीं सुना जा रहा है? समझ में आ रहा है आपको? सीआरजे लग गया है. देखो मैं जानता हूं थोड़ा लैंग्वेज टफ है, बट पहले समझना जरूरी है. एक समझ में आ रहा है तो लैंग्वेज भी डेवलप हो जाएगा. सर कैसे होगा? घर में रिवाइंड करके सुन लेना वीडियो को. भी यूट्यूब पे भी आज 9 बजे पब्लिक होगी ये क्लास. ओके, हटा दू. रुकिए, एक और अच्छा था उसके बाद मेरे को. अच्छा ये भी आपने मेरे संग ओरली डिस्कस किया, देखा था ये सारे पॉइंट्स. ये वाला भी हो गया. हाँ, दिस इज गुड. अच्छा ये दूसरा चीज है ना. अभी हम लोग सेक्शन 11 पढ़ रहे थे ना आज. चलो एक काम करते हैं,
अब और आज ओवरबर्डन नहीं करूंगा, बस 3 सिंपल क्वेश्चंस के आंसर्स ओरली देखो. क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 देखो. कहीं सुना हुआ है आज हिंदी इंग्लिश में मेरे से? आप लोग कभी सुने हो? 2 नहीं. आज आप देखोगे 1 एंड 3. 1 एंड 3 पढ़ो. कभी लाइफ में सुने हो? एंड 16, 1, 3 एंड 16. अच्छा, ये क्वेश्चन के हिंट्स, आंसर की जगह हिंट्स लिखो. मतलब पूरा आंसर नहीं है ये. पूरा आंसर में तो पॉइंट्स भी लिखना पड़ता है रेस जुडिकाटा का. यहां से हिंट्स दिया हुआ है, फाइनल पैराग्राफ. कहीं सुना हुआ लगेगा, सारा करवा दिया मैंने. 1 एंड 3 पढ़ो. चलो, बुक में नहीं है तो भी देखो एक बार. अरे वही है जो हिंदी में पूछे थे आपको. RJ will not apply because the first suit was not decided. It was dismissed on the ground of some defect as per law. कि unregistered firms cannot file the suit. ये तो मैं आंसर का लास्ट पैराग्राफ बता रहा हूं. पहले क्या बताना पड़ता है? According to section 11 of the Civil Procedure Code, 11 ही है ना? हाँ, 11 of the Civil Procedure Code, no court shall try any suit which has been decided between the same parties upon the same subject matter, या ब्रैकेट में matter which is directly and substantially an issue is common in both the suits. इतनी बार तो मतलब तो याद हो ही जाना चाहिए था. In the present case, doctrine will not apply because the first suit was not decided, it was dismissed. Hence, this is not applying. Simple. बहुत इजी है, बहुत इजी है. वही तो हो रहा है. हम तो एक ही लाइन 7वीं बार बोला. अगर तुम झुटला नहीं दोगे, वीडियो को सुने तो मेरे को हंसेगा. ओके, आओ ये वाला पढ़ो. ये भी देखा हुआ लग रहा है. बोर्ड देखो, अंडरलाइन करो. विल को, नियरेस्ट एयर को, WILL एंड नियरेस्ट एयर HEIR. ये भी वही है. तुमको पहले सूट में अपने सारे डिफेंसेस लिखने चाहिए थे, क्या क्या आधार है. अब ने उस समय नहीं किया तो अब नहीं कर सकते. इसका भी आंसर पहले वही है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी ऑफेंस. बोलना पड़ेगा आज आपको. नो लाइन क्या है वो बोलिए. नो कोर्ट शैल ट्राई एनी ऑफेंस, ट्राई एनी सूट which has already been very good decided between the same parties upon the same subject matter. बताइए, what is section 11? रेस जुडिकाटा. वो तो पता है, लाइन बोलिए. No court shall try any offense, try any suit. Offense निकल रहा मुंह से. No court shall try any suit which has already been decided. ये लाइन बार बार सुनना ज्वाइन करके. 2 लाइन अगर याद नहीं कर पाए तो फिर तो भैया कैसे CA बनेंगे अपने. फिर कोई और कोर्स अपने लिए, फैशन डिजाइनिंग या जो भी. मैं एग्जांपल दे रहा हूं. मतलब ये तो एक ही लाइन याद है. नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट व्हिच हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड. चलो ये पहले और इजी किया. जो ऑलरेडी डिसाइडेड है उसको हम ट्राई नहीं कर सकते. बिटवीन द सेम पार्टीज एंड द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियल इन इशू इज कॉमन इन बोथ द सूट्स. लिखना इसको आज. And sometimes the matter which should have been raised as a defense in the previous suit, if not raised at that point of time, it cannot be raised now. And it is considered to be a matter directly and substantially in issue. And therefore, CJR will apply.
लिखना पड़ेगा आज घर जाके 4 लाइन, ये 4 लाइन लिख के भेजो पहले मेरे को, सारा काम छोड़ के वीडियो सुन के लिख लो अगर लास्ट में प्रॉब्लम हो रहा है तो। डिड यू अंडरस्टैंड? सेम चीज यहां पे भी हुआ है। 16 में आओ। पता है रिट पिटीशन वर्ड सुने हो कभी? फंडामेंटल राइट्स या आपके कोई भी अधिकार आपसे छीन लिए जाते हैं। सिविक्स में था क्लास 9-10 में, अनलेस कि आप चॉइस में वो भी निकाल दिए थे। वो भी एक प्रकार का सूट ही होता है। तो एग्जाम में एक लड़का बोलता है बाहर आके, बचाओ सर को लाइन मिलाओ, सिविल प्रोसीजर कोर्ट से कुछ नहीं आया इस बार। एक फ्रेंड लगाया कान के नीचे, ये क्वेश्चन सिविल प्रोसीजर कोड का ही कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पर बेस्ड है। रिट पिटीशन की जगह सूट डिनोट कर दो। डिड यू अंडरस्टैंड? स्टार्ट रीडिंग। हेवी चैप्टर्स मैं पहले करवाता हूं, लोग इजी पहले करवाते हो। मैं अभी लास्ट 2-3 दिन से आज भी हार्ड वाला उठाया हूं, जिसमें समझाने का कला चाहिए। कुछ चैप्टर्स बहुत प्लेन होते हैं, मार्किंग से हो जाते हैं। ये सब चैप्टर्स में मेरे संग मोमेंटम के साथ वो लैंग्वेज पे कमांड लाके खेलना पड़ेगा आपको। स्टार्ट रीडिंग। मेरे को होमवर्क चाहिए आज। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी, वो लाइन है ना, सूट, ऑफेंस मुंह पे आता बार बार, ट्राई एनी सूट विच हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, पहले बोल दो भैया, मेन लाइन वो है। अब ये पढ़ो हमीद के बारे में। हमीद को पुलिस की नौकरी से हटा दिया गया। हमीद एक सूट फाइल किया है टर्मिनेशन ऑर्डर पे ऑन द ग्राउंड कि मुझे सुनने का मौका नहीं दिया गया, मुझे हटा दिया गया। कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और रिट पिटीशन डिसमिस कर दिया। क्यों डिसमिस कर दिया? कि गवर्नमेंट ने प्रूव कर दिया था आपको सुनने का मौका दिया गया था। बेकार बात क्या बोलते हैं, हटाने के पहले आपका दुहाई सुन लिए थे। हमीद बहुत बड़ा ढीठ है। सेकंड सूट फाइल किया हमीद, अब बोलता है सुनिए ना, एक ग्राउंड और था, हम अपना पहला सूट में बोलना भूल गए थे। बोलो क्या? जो हमको हटाया है वो आदमी के पास पावर नहीं था हटाने का। तो कोर्ट बोलता है रिवाइज कर क्या, सही वाला वीडियो देख, नंबर ऑफ व्यूज कम होगा उसमें, क्योंकि वो आदमी पहले यूट्यूब पे नहीं आता एक्टिव, पर सही वाला देख, क्योंकि क्या प्रॉब्लम हुआ आप समझ में आ रहा है। एक लड़का तो रोने लग गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन दे दिया, टॉपिक पर क्या था, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, जो दिखता है वो था नहीं आंसर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये 2009-10 में आया हुआ है। मैं तो बहुत पुराना प्रोडक्ट हूं ना, मतलब 2003 से पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पास कलेक्शन बहुत अच्छा है। इन सालों में आया ही नहीं ये क्वेश्चन। 2009-10 का क्वेश्चन अगर सेम छाप दिया अपना पुराना क्वेश्चन बैंक से, नाक से खून गिर जाएगा कई लोगों का। दे विल नॉट अंडरस्टैंड। पर तुम्हारे लिए इजी है, लिखो वहां पे सूट बोलते हैं रिट को भी शॉर्ट में, और लिखो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बट आंसर इज कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। अब आपको बताना ही पड़ेगा। पलक पोद्दार, ये नाम था ना, पलक नाम है ना, बताओ व्हाट इज रेस जुडिकाटा। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट व्हिच हैज already been decided between same subject matter between same parties upon the same subject matter and the matter directly and substantially। हनुमान चालीसा जैसे कई लोगों को आता ना, ये लाइंस आना चाहिए। क्या होगा पूजा पाठ करके, कुछ नहीं होता। सुबह अपने लोग ऐसे करते हैं, आई एम नॉट हर्टिंग एनी सेंटिमेंट, कुछ फायदा नहीं है। आएगा कोई ऊपर से हेल्प करने, कर्म करो, यही धर्म है, अंडरस्टूड, जस्ट डू इट। चलो जल्दी करो, पूजा पाठ बंद करो, यही पूजा याद करो आज से। अच्छा, आंसर कभी ऐसे नहीं लिखते हैं दिस इज इनकरेक्ट, पहले आप प्रोविजन लिखोगे अकॉर्डिंग टू सिविल प्रोसीजर कोड। सर सेक्शन नंबर भूल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कुछ तो लिख के आएंगे हम लिख दिए सर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 420 ऑफ इंडियन सिविल प्रोसीजर कोड। 0 दे देगा अंदर राइट हुआ तो भी। रॉन्ग नंबर्स कैन बी घातक, अंडरस्टूड। नॉर्मल आंसर लिखिए पर राइट लिखिए। आंसर मैंने बता दिया, उसको पहले रेस करना चाहिए था प्लीज। हाँ या ना बताओ। श्योर एवरीवन? एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था, वो दिख क्यों नहीं रहा मेरे को, पता नहीं कुछ गड़बड़ है। हाँ, क्वेश्चन 9 पे आओ। तो मैंने ये आरजे लिख देना इन क्वेश्चंस के पास। ये जो मैंने आज 4 करवाया ना, सब पे आरजे लिख दो। ये फैंटास्टिक कलेक्शन है आरजे के ऊपर। दीज आर फैंटास्टिक आरजे क्वेश्चंस। ये भी हम करवा दिया था, बताओ कौन सा है ये, लक्स साबुन वाला, डिसमिस कर दिया था। इट विल नॉट बी अफेक्टेड, पर ये आंसर रॉन्ग है? मतलब ये एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे, पहले अकॉर्डिंग टू सिविल प्रोसीजर कोड, नो कोर्ट शैल, आपका दिन है, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी Any suit which has already been
डिसाइडेड बिटवीन द सेम पार्टीज एंड अपॉन द सेम सब्जेक्ट मैटर। अब कोई बोल नहीं सकता मैं पागल नहीं हूं, वीडियो में लोग सोचेंगे मैंने 12 बार एक ही लाइन बोला है। आइए एक बार लिख भी देता हूं वरना आप लोग भूल जाएंगे लास्ट बार, क्योंकि आप घर में नहीं जाएंगे, आप लोग होमवर्क भी नहीं करेंगे मुझे पता है। सेक्शन 11 easy language, no court shall try any suit which has already been decided between the same parties and upon the same, याद हो ही गया होगा अब तो, सेम। ये भी इजी वर्जन है, पूरा राइट नहीं है, ये भी 5 में 3.5 4 के लायक है, पर एक बार वो तक तो अचीव कराऊं। ब्रैकेट में मैटर डायरेक्टली एंड ये रेस जुडिकाटा का भी लिखवा दे रहा है, ठीक है। होमवर्क भी नहीं करना, जाओ याद करो घर जाके। हैप्पी? सारे आंसर्स में जितने चारों क्वेश्चन में ये पहले छाप देना है, समझ गए? ये जो 4 केस स्टडी करवाया, भोला क्वेश्चन का चेहरा बनाते हो ना केस स्टडी का, लिखते कैसे, एक ही थ्योरी कॉमन है सबके लिए, फिर तुम यस नो करके अपना जो लिखना है गंदा काम कर देना। कई बार लिखना होगा द फर्स्ट सूट वाज नॉट डिसाइडेड, सो ये सेकंड सूट एक्चुअली फिर फर्स्ट सूट हो जाता है। चलिए आज फाइनली जाकर रेस जुडिकाटा इज ओवर। एक क्वेश्चन कंसेंट डिक्री वाला क्वेश्चन भी याद है ना आपको, जो मैंने क्यों लिखवाया था वहां पर, उसको अलग से बना दो। वेदर, एक क्वेश्चन ही बना दो क्वेश्चन की लिस्ट में, वेदर आरजे विल अप्लाई टू कंसेंट डिक्रीज 4 मार्क्स, क्योंकि 2 बार ये सीएस के एग्जाम्स में आया हुआ है। और मैंने एक्स्ट्रा भी करवा दिया आपको टैक्स वाले क्वेश्चंस जो था ना, इनकम टैक्स के केसेस वाले, या अमेंडमेंट ऑफ अ डिक्री, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, याद आ रहा है आपको? यानी जो अब नए क्वेश्चंस आ सकते हैं रेस जुडिकाटा के इंस्टीट्यूट मैथ से, मैंने वो भी करवा दिया अपने मैथ के अलावा आपको। तो जूरिस्प्रूडेंस के क्लास पे दोनों मैथ लाओगे अब से, मेरा मैथ एंड इंस्टीट्यूट मैथ। लिख लीजिए, ठीक है, टेंशन हट गया। चलिए आपको होमवर्क भी नहीं करना है, वो भी क्लास में करवा दिया मैंने। हाँ, एक होमवर्क करना होगा, अब याद घर में करना होगा। मैंने 12 बार यहां रिपीट किया है,
13वीं बार आपको घर में खुद करना पड़ेगा। एंड ऑल ये यूनिवर्सल आंसर है। बताओ क्या उन चारों क्वेश्चन का आंसर यही है? मतलब ये लिख के आते हो तो 5 में 3, और फिर वो केस स्टडी को कंक्लूड करते हो तो 1.5 मार्क्स और मिलेगा, तो 4.5 हो जाता है 5 में। जैसे मेरे हिंट्स दिए थे ना, नो, यस, वो लास्ट पैराग्राफ था समझ लो आंसर का। एंड जो यूनिफॉर्म आंसर है वो ये आंसर है। और एमसीक्यूज भी कैसे फ्रेम हो सकते हैं न्यू सिलेबस के अंदर, मैं वो भी इनकॉर्पोरेट करते जा रहा हूं आपको, कहां से स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसलिए इंस्टीट्यूट मैथ से पढ़ना जरूरी होता है फॉर एमसीक्यू रेजीम। फीलिंग बेटर? मैं अब हटा दे रहा हूं। अगर अब फिर भी नहीं हुआ है तो मतलब यू हैव टू वर्क अपॉन योर स्पीड, यू हैव टू इंक्रीज इट लिटिल बिट। एक सेकेंड बस, खत्म करते हैं। ठीक है, आज यही रेस्ट, कल है ना रेस्ट सबजुडिस होगा एंड बाकी पॉइंट्स भी होंगे कल। एक लाइन बोल के जाता हूं, कई लोग लेट आएंगे कल। रेस्ट सबजुडिस में क्या होता है पता है? एक सिंपल सा चीज, जब एक कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है, सुबह से आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डिसाइडेड डिसाइडेड डिसाइडेड। जब ए और बी के बीच में ना एक झमेला चल रहा है, ए बोलता है बी है ना मेरा ट्रेडमार्क चुराया है, जस्ट डू इट। नाइकी सपोज एक है ना ट्रेडमार्क, जस्ट डू इट एक फ्रेज है, ट्रेडमार्क है। आई एम लविंग इट मैकडोनल्ड्स का एक ट्रेडमार्क है। सपोज ए बोलता है आई एम लविंग इट मेरा है, सूट फाइल कर दिया बी के अगेंस्ट में, कोर्ट का हियरिंग चल रहा है, अभी डिसीजन आया नहीं है। बी जाके और एक कोर्ट में फाइल कर दिया आई एम लविंग इट मेरा है, तो कोर्ट बोलता है कि सेकंड वाला सूट अभी नहीं सुना जाएगा, ऑलरेडी एक कोर्ट सुन रहा है, और बाद में भी नहीं सुना जाएगा। बताओ क्यों? रेस्ट ड्यूटी कटा लग जाएगा। पर अभी बात, वरना कोई ना कोई पूछने वाला है, आई हैव अ क्वेरी, बाद में सुन लेंगे क्या? बाद में क्यों नहीं सुनेंगे? रेस्ट ड्यूटी काटा लग जाएगा, डिसाइडेड हो जाएगा। पर जब एक मैटर ऑलरेडी सेम पार्टीज के बीच में डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू है और पेंडिंग है, सेम होने वाला है कल भी, तब वापस सेम मैटर को लेकर हम नहीं जा सकते। सेम मैटर, बट अगेन कल भी एक चीज से खेलूंगा, पेंडिंग पेंडिंग बार बार दिखेगा, बट ये भी देखना मैटर सेम होना चाहिए। तुम लोग तो कैसे याद कर लियो पता है? समझ गए? ए और बी के बीच में जब कोई झमेला चल रहा हो, तब ए और बी के बीच में सेकंड सूट अगर नहीं हो सकता है जब तक वो पेंडिंग हो। मैटर क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? वील मीट अगेन ऑन यूट्यूब में भी, कल इस क्लास को भी पब्लिक करूंगा, अच्छी क्लास है ये। थैंक यू सो मच, बाय, स्टॉप द रिकॉर्डिंग।